हेलो बच्चों। बेटा, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो शूट करूंगा और उस वीडियो में मैं आपको जो दोनों बुक्स के टॉप 30 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको इन वीडियो में करवाऊंगा। तो पहली बुक जो है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके टॉप 30 मैं इस वीडियो में करवाऊंगा आपको, और सेकंड वीडियो में मैं आपको सेकंड बुक के टॉप 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान देना, आपको इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है और एग्जाम के अंदर अपनी भाषा में आपको लिख कर आना है। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। इनमें बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके निकल जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर भी निकलेंगे और लॉन्ग आंसर तो निकल ही जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ज्यादातर यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। फर्स्ट बुक का नाम हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है, जिसके अंदर से पहला चैप्टर आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इस चैप्टर के नाम से आप समझ जाओगे कि दो ध्रुवीयता का मीनिंग क्या है, बायोपोलैरिटी का मीनिंग क्या है। देखो, विश्व के अंदर क्या है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड होता है जहाँ पे एक महाशक्ति हो, बायोपोलर वर्ल्ड में जहाँ दो महाशक्तियां हो, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में दो से ज्यादा महाशक्तियां हो। महाशक्तियां मतलब ऐसे देश जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, आर्थिक क्षेत्र में भी हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो और सैन्य क्षेत्र में भी हो। तो हम इन मुद्दों पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो सुपर 30 के नाम से मैंने बनाया है उनमें पहले चैप्टर के 4 क्वेश्चन मैंने छाटे हैं आपके, ठीक है। और इन 4 क्वेश्चन में ज्यादातर आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है बोर्ड में। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली क्या थी हिंदी में। देखो, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके कराऊंगा आपको, ताकि इंग्लिश मीडियम बच्चे और हिंदी मीडियम बच्चे दोनों ही इसको कर लें। पहला क्वेश्चन जो 4 मार्क का ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं वो है आपका, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो हमने जैसा पढ़ा कि बायोपोलैरिटी वाले चैप्टर में कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, वहां पे सिस्टम क्या था। सिस्टम का मतलब क्या होता है, उस देश का शासन कैसा है, उस देश का प्रशासन कैसा है, लोगों का जीवन कैसा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सोवियत सिस्टम क्या था, इसकी मुख्य फीचर आपको एग्जाम में पूछेगा कि सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताओ, तो आप उसमें क्या लिखोगे। तो हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं सीधा क्वेश्चन के आंसर पे आऊंगा। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो ध्यान देना, सोवियत संघ जो था 1917 जो रेवोल्यूशन हुई उसके बाद बना और 15 गणराज्यों को मिला के सोवियत संघ बना था। जब उसको बनाया गया तो वहां पे साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। तो पहली बात क्या हुई इसमें कि वहां पे साम्यवादी सरकार थी, एक ही पार्टी थी वहां पे साम्यवादी, एक ही पार्टी का प्रभुत्व वहां पे कायम था, जिसका नाम था साम्यवादी पार्टी ऑफ यूएसएसआर या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद वहां पे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, नो स्पेस फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर भी नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, रख भी नहीं सकते थे। सब कुछ सरकार का था वहां पे, सब कुछ सरकारी नियंत्रण में था। जिनकी जितने भी एसेट्स हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनी हैं, सब पे सरकार का राइट है, सब पे सरकार का हक है। लोगों का वहां कुछ भी प्राइवेट नहीं है। सर, लोगों का एक जीवन स्तर जो है, लाइफस्टाइल जो है वो गवर्नमेंट सेट कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान या एजुकेशन हेल्थ कह लो, लोगों को बेसिक नीड जो है बहुत ही कम रेट पे गवर्नमेंट मुहैया कराती थी इनको। ठीक है, लोगों के पास वहां पे राइट्स नहीं थे सारे। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट लोगों के पास नहीं था, यानी गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था लोगों के पास। तो लोग अपने व्यू कैसे एक्सप्रेस करते थे, कार्टून या पैम्फलेट के द्वारा। ठीक है, रशिया का डोमिनेंस था। ये सोवियत प्रणाली के बारे में बता रहा हूं आपको कि वहां पे क्या था, सोवियत सिस्टम क्या था। रशिया का डोमिनेंस था, जो 15 गणराज्यों को मिला के सोवियत संघ बना, उनमें सबसे ज्यादा महत्व मिलता था रशिया को, रूस को। ठीक है, उसके बाद पिन से लेके कार तक का निर्माण देश के अंदर होता था। जो पिन, एक छोटी पिन होती है, ऑल पिन, उससे लेके कार, इन सब की प्रोडक्शन देश के अंदर ही होती थी। इंपोर्ट के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी कि निवेश के लिए कोई जगह वहां पे नहीं थी, स्पेस नहीं था उसके लिए। उसके बाद जो फार्मिंग थी, कृषि थी, वो कलेक्टिव थी, सामूहिक खेती लोग करते थे सरकार के लिए, अपने लिए नहीं, सरकार के लिए सामूहिक खेती लोग करते थे। बेरोजगारी ना के बराबर थी, प्राकृतिक संसाधन वहां बहुत थे, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, महंगाई ना के बराबर थी, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, अमेरिका के बराबर तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी। तो कुल मिला के जो सोवियत प्रणाली थी उसमें लोगों का जीवन ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, उसके बाद आई। तो ये यहाँ पे जो मैं
आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था सोवियत प्रणाली क्या थी, व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। तो ये जो 10-12 पॉइंट मैंने बताए आपको, यही आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं। क्लियर? एक ही पार्टी का प्रभुत्व था वहां पे। रिपीट करता हूँ, ये कुछ मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, जो पॉइंट ज्यादातर आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। एक ही पार्टी का प्रभुत्व, साम्यवादी पार्टी, और कोई पार्टी वहां पे नहीं थी। प्राइवेट स्पेस नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई स्पेस वहां पे नहीं था। लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, लोगों के पास राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था। हर चीज देश के अंदर बनती थी, लोअर्स लाइफस्टाइल सेट था। एग्रीकल्चर क्या थी? कलेक्टिव थी। फार्मिंग कलेक्टिव थी, सामूहिक खेती लोग करते थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो एक्स्ट्रा मैंने बताया आपको पहले भी, तो ये आपको सारे इस आंसर में लिख के आने हैं। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे, हम जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। कारण और परिणाम, इनमें डिफरेंस करना है आपको। कारण मीन कॉजेज, कोई घटना घटी तो वो क्यों घटी, वो उसके कारण होते हैं। परिणाम मीन घटना घटने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला, उसको हम बोलते हैं परिणाम। तो कारण और परिणाम में आपको डिफरेंस याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, फिर उसका आंसर लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा सोवियत प्रणाली के बारे में, उसमें ही कमियां आप ढूंढ लो। पहली कमी क्या थी? एक ही पार्टी का प्रभुत्व था वहां पे, और कोई पार्टी नहीं थी, तो लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उसी पार्टी को लोगों को वोट करना है। नंबर 2, पार्टी के अंदर धीरे धीरे भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ने लगा, लेकिन लोग कुछ बोल नहीं सकते। नंबर 3, राइट टू एक्सप्रेशन नहीं था लोगों के पास। जब पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, सरकार मनमर्जी करने लगी, तो लोग किसके आगे बोले? राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी लोगों के पास नहीं थी, सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। नंबर 4, रशिया का डोमिनेंस था, सबसे ज्यादा इसमें महत्व मिलता था रूस को, लेकिन जो बाकी गणराज्य हैं वो अपनी अपेक्षा मानते थे कि उनको साइड में रखा जाता है और रूस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद लोग जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते हैं, लोग निजी संपत्ति खरीद ही नहीं सकते। लोगों को ये कहा गया कि साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन लोगों को लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। वहां पे मार्केट में कंपटीशन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग एक्वायर कर सकते हैं, एक मार्केट फ्री है, इकोनॉमी फ्री है वहां पे। लेकिन यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण बना इसका भी। महंगाई बढ़ने लगी वहां पे, बेरोजगारी बढ़ने लगी, ये सारे कारण है इसके विघटन के। अब महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि सोवियत संघ ने बहुत मोटा पैसा अपना जो था वो मिसाइलें बनाने में, हथियार बनाने में लगा दिया। कोल्ड वॉर थी, तो एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो इन्होंने बहुत मोटा पैसा अपना इसमें खर्च किया, तो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी इनकी डूबने लगी। उसके बाद आया गोरबाचोव की नीतियां। ये क्वेश्चन 4 मार्कर आपको अलग से पूछ सकता है। मिखाइल गोरबाचेव जो थे वो 1985 के आसपास है कि आप कह लो कि जो 90 का डिकेड था 80 का, उसमें मिखाइल गोरबाचेव जो थे पार्टी के सेक्रेटरी बने, महासचिव बने, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, तो महासचिव बनने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई जो हमारा यूएसएसआर है वहां पे क्या है कि लोगों के अंदर अनरेस्ट बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं कि पूंजीवादी सिस्टम यहाँ पे आए, अमेरिका वाला। तो क्यों ना हम अपनी व्यवस्था को बदलें, अपनी इकोनॉमी को चेंज करें। हम अपने देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था लेकर आते हैं, साम्यवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट करते हैं इसको। इसके लिए वो 2 पॉलिसी लेके आए, इसका नाम था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ध्यान रखना, ये मिखाइल गोरबाचेव का पार्ट 4 मार्कर में आपको अलग से पूछ सकता है। तो वो 2 पॉलिसी लेके आए, इसका नाम था पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें ये था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे अमेरिका जैसी इकोनॉमी में, इसका नाम था पूंजीवादी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत टाइम लगाएगा, इतना सब्र हमारे अंदर नहीं है। और जो पार्टी के लीडर थे उनको लगा ये तो बहुत फास्ट काम कर रहा है, इतना फास्ट इसको नहीं चलना चाहिए, आराम से धीरे धीरे काम करना चाहिए। तो दोनों लोग ही क्या हो गए, इसके खिलाफ हो गए। इससे क्या हुआ, इसकी जो पॉलिसी थी वो फेल हो गई। सोच इसकी अच्छी थी लेकिन पॉलिसीज फेल रही इसकी, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद आपका आएगा जो सबसे लास्ट इसका पॉइंट बनेगा, वो आपका बनेगा इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्कर 2 मार्कर में अलग भी पूछ सकता है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर के
विघटन के तत्कालिक कारण क्या थे? अब इमीडिएट कॉज क्या होता है? जो अभी अभी पनपा हो। तो इन देशों जो 15 इसके अंदर रिपब्लिक थे, जो गणराज्य थे, उन 15 गणराज्यों के अंदर ये भावना पनपी कि हमें सोवियत संघ के साथ अब नहीं रहना है, हमें अपनी नेशन स्टेट बनानी है, हमें अपना राष्ट्र राज्य बनाना है, जो हमारा अपना देश होगा जिसको हम चलाएंगे, हम क्यों सोवियत संघ के साथ रहें। तो ये राष्ट्रवाद की भावनाएं उन दिन के अंदर पनपने लगी और एक एक करके सारे गणराज्यों ने अपनी अपनी आजादी की घोषणा करनी शुरू कर दी। तो 1991 में रूस ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत संघ का विघटन अब हो चुका है। तो ये था आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्लियर? अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पेज का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। कारण तो हो गए कि क्यों हुआ पर उसका विघटन, डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ। अब डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो रिजल्ट निकला उसको हम बोलते हैं परिणाम। तो कारण और परिणाम में डिफरेंस रखना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करते हैं। विघटन के परिणाम क्या निकले? अब उसका विघटन तो हो गया, पहली बात तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा, शीत युद्ध का अंत हो गया। भाई जब सोवियत संघ बचा ही नहीं तो शीत युद्ध किससे लड़ेगा अमेरिका? तो शीत युद्ध का अंत हो गया। शस्त्रों की जो होड़ थी, आर्म रेस थी, स्टॉप होगी, बंद होगी वो, क्योंकि अब कौन हथियार बनाएगा, किसके लिए बनाएगा? तो हथियारों की होड़ खत्म हो गई। नंबर 4, वर्ल्ड का मैप चेंज हो गया। जो पहले एक यूएसएसआर था अब वो 15 क्या बन गए? कंट्री बन गए, 15 देश बन गए नए। जो पहले एक गणराज्य था, जो पहले 15 गणराज्यों को मिला एक सोवियत संघ बना था, अब वो क्या बन गया? विश्व के मानचित्र में 15 देश नजर आने लगे। ज्यादातर देशों ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मेंबरशिप ले ली। इन देशों ने अपना एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था CIS। क्या नाम था? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर अलग से आ सकता है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी जब ये देश अलग हो गए, इन्होंने अपनी अपनी सरकार स्थापित कर ली, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ये अंतर सरकारी कह लो या इंटर गवर्नमेंट कह लो, वो एक संगठन था ये। ठीक है, वो बना। विश्व में एक ही महाशक्ति बची जिसका नाम था अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट गया। तो एक महाशक्ति बची अमेरिका। विश्व अब क्या हो गया? एक ध्रुवीय। पहले क्या था? 2 ध्रुवीय। तो 2 ध्रुवीय का चैप्टर का नाम है ना आपका। तो अब विश्व अब क्या हो गया? एक ध्रुवीय विश्व बन गया। रूस बना यूएसएसआर का उत्तराधिकारी, सक्सेसर बना इसका यूएसएसआर का। रशिया के पास ही सारे न्यूक्लियर वेपन भी रहे यूएसएसआर के, और रशिया को ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिल गई। यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल गई रशिया को यूएसएसआर की जगह, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी बन गया वो। रशिया के पास ही वीटो पावर भी रही यूएनएससी की। ठीक है, ज्यादातर देशों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया। कम्युनिस्ट सिस्टम को, कम्युनिस्ट पार्टी को इन देशों में बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका यूएसएसआर का कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इन देशों ने ज्यादातर ने डेमोक्रेटिक सिस्टम ही अपनी कंट्री के अंदर अपना लिया। तो ये आपका मेन पार्ट था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यही पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं। मे भी मैंने 1-2 पॉइंट स्किप कर दिया हो, कोई बात नहीं। अगर कोई भी पॉइंट स्किप हो या कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक पे किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी अपना वीडियो बनाऊंगा, तो वो डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है बेटा, अब आओ नंबर 4 पे। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नंबर 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग आंसर पूछते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्कर 2 मार्कर 1 मार्कर में आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्वेश्चन का नाम क्या है? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस के, या फिर आपका पैसे बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर आपका लॉन्ग आंसर में 4 मार्कर में पूछ सकते हैं। शॉक थेरेपी क्या थी? अब शॉक थेरेपी क्या थी? या हमने पढ़ा कि जो ये यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब यूएसएसआर जब विघटन उसका हो गया, तो इन देशों ने क्या किया? पहली बात, इन्होंने साम्यवादी सिस्टम को बैन कर दिया। वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम को बैन कर दिया। साम्यवादी को बैन करके इन्होंने पूंजीवादी को अपना लिया। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन्होंने क्या किया? अपनी इकोनॉमी का ट्रांजिशन करना था। किसमें? कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट में अपनी इकोनॉमी को बदलना था इन्होंने। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बनना था, अपनी अर्थव्यवस्था को उसमें बदलना था इन्होंने। तो उसके लिए ये मॉडल था जिसका नाम था शॉक थेरेपी।
ये क्या था, एक मॉडल, 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा ये। किसने दिया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये मॉडल दिया इन देशों को, जो देश 15 गणराज्य थे उनको दिया। क्यों भाई, आप अपनी इकोनॉमी को मूव कर लो कैपिटलिस्ट में, वो कैसे करना है उसके लिए हम आपको मॉडल दे रहे हैं। उस मॉडल का नाम ही शॉक थेरेपी था। रिपीट कर रहा हूं, शॉक थेरेपी एक मॉडल था। किसने दिया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। इसका मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर अब उपचार करना, यानी कि आपको शॉक देना है फिर आपका ट्रीटमेंट करना है। तो ये एक मॉडल था। अब इसमें हुआ क्या क्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या थी, इसके क्या रिजल्ट क्या निकले, ये क्यों फेल हो गई, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब इसमें हुआ क्या क्या, जब शॉक थेरेपी इन देशों ने अपना लिया, सिस्टम ये अपनाया, तो क्या हुआ, इन देशों ने अपने एसेट जो पहले क्या थे सरकारी, मैंने आपको बताया था कि सोवियत सिस्टम में क्या था, सारे एसेट सरकारी थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, तो अब उनको नीलामी करना शुरू कर दी, इन्होंने बेचना शुरू किया। किसको, प्राइवेट हाथों में, क्योंकि अब प्राइवेट सिस्टम लेके आ रहे हैं ना ये। इन्होंने क्या किया, उनकी नीलामी करनी शुरू कर दी। नीलामी के लिए लाइसेंस बांटे गए और उन लाइसेंस की हुई कालाबाजारी। कुछ बड़े बड़े अमीर लोगों ने, माफिया लोगों ने उन लाइसेंस को खरीद लिया और वही लोग नीलामी पहुंचे और उन्होंने बहुत कम दाम पे ही इन एसेट को खरीद लिया। 70-80% नुकसान में ये एसेट बेचे गए और इसमें इतना नुकसान हुआ इन देशों को, इनकी इकोनॉमी एकदम डूबने की हालत में होगी। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रशिया को, जिसके बैंक दिवालिया हो गए, उसकी करेंसी जो रूबल थी डिक्लाइन हो गई और रशिया को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ। इस सेल को, इस शॉक थेरेपी को वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैरेज सेल भी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक तरह कबाड़ के दाम पे ही उन सामान को बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया जो सरकार के अंडर थी, उनको प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे एक नया माफिया वर्ग पैदा हो गया, एक मीडियम क्लास एमर्ज हुई, अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या था, सबको बराबर रखा हुआ था, लेकिन पूंजीवादी में क्या है, अब मार्केट में कंपटीशन है भाई, आपको लड़ना है मार्केट में, तो अमीर और गरीब का फासला बढ़ने लगा, एक मीडियम क्लास नहीं पैदा हो गई। ठीक है, तो ये शॉक थेरेपी में सब हुआ। कुल मिला के शॉक थेरेपी पूरी तरह से फेल हो गई और इन देशों को कोई नुकसान उसका नहीं हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये 4 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछ सकता है। वैल्यू बेस अगर इन 4 में से कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो वो क्वेश्चन घुमा के देंगे, आंसर आपके यही रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि वैल्यू बेस क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। क्लियर। गोरबाचेव की भूमिका पूछ सकता है आपसे, या कुछ भी घुमा फिरा के पूछते, गोरबाचेव जो था अच्छे पॉलिसी लेके आया था लेकिन उसके बावजूद उसकी पॉलिसीज फेल हो गई, तो उसके विघटन में, सोच के विघटन में उसका क्या भूमिका उसकी रही, तो आपको गोरबाचेव का पार्ट उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है लेकिन आंसर आपके यही रहेंगे। क्लियर। तो ये पहले चैप्टर का पार्ट जो था आपका मैंने आपको करवाया है। अब बात करेंगे हम सेकंड चैप्टर की, इसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, द कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे मैं आपको शॉर्ट समरी दे रहा हूँ। लॉन्ग आंसर में मैं सारे पार्ट कवर कर रहा हूँ, इसमें आपके 1 मार्कर 2 मार्कर भी काफी क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। एक एक छोटी चीज में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस है सुपर 30 के ऊपर और मैं सुपर 30 में आपको वो सारे 30 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवा दूं। चैप्टर जो सेकंड हमारा, इसका नाम है कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के समकालीन केंद्र। उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में वो है इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कारक लिखिए। वाई यूरोपियन यूनियन इज एन इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन क्यों है, क्यों विश्व में एक सत्ता का समकालीन केंद्र है वो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन बना 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको ताकि 1 मार्कर 2 मार्कर आप पे निकल जाए उसमें भी। यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था 1992 में जब मैस्ट्रिक्ट संधि पे हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तब इसको बनाया गया था यूरोपीय संघ को। इसके पहले उद्देश्य आर्थिक थे लेकिन धीरे धीरे इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बन गए इसके। क्लियर। अब इसको हम एक प्रभावशाली संगठन क्यों मानते हैं, तो सुनना बड़े ध्यान से बेटा। पहली बात तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, फ्लैग अपना, इसका अपना एक राष्ट्रगान है, एंथम है इसका एक। ठीक है, ये आपके चाहे 2 अलग पॉइंट लिखते हैं, 1 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सेकंड, यूरोपीय यूनियन जो है उसकी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है, यूरोपीय यूनियन की। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका के बाद बहुत पावरफुल है ये। नंबर 3, 2016 में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, अमेरिका से भी आगे, और आज की डेट में भी इसका वर्ल्ड
जो ट्रेड है उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। दोनों पॉइंट अलग बनेंगे। वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ी हिस्सेदारी इसकी, और विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपीय यूनियन। फ्रांस जो है इसका मेंबर, वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। क्या है? परमाणु संपन्न देश है फ्रांस। फ्रांस के पास यूएनएससी की परमानेंट सीट भी है, वो उसका स्थायी मेंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। फ्रांस के पास ही वीटो पावर भी है। ठीक है। अपनी करेंसी इनकी यूरो, जिसमें ये आपस में ट्रेड करते हैं। अपना कॉमन वीजा है जिसका नाम है शेंजेन वीजा, शांगेन वीजा बोलते हैं हिंदी में। अपनी एक पार्लियामेंट है इसकी यूरोपीय यूनियन की, जहां ये बैठ के पूरे यूरोप के लिए निर्णय करते हैं। सेंट्रल बैंक है इनका, जहां पूरे यूरोप के लिए क्या काम करना है और फंड कैसे देना है, सारी कंट्री मिलकर फंड देती है और यूरोप के विकास के लिए वो बैंक काम करता है। क्लियर? तो ये कुछ खास बातें हैं जो यूरोपीय यूनियन को इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। इनमें मोटे मोटे पॉइंट बताऊंगा आपको। विश्व की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है इसकी, अपना सेंट्रल बैंक है, अपनी करेंसी है यूरो, एक कॉमन वीजा है शेंजन वीजा, जिसके थ्रू ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, शांगेन वीजा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। और अब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अपनी करेंसी है इसकी यूरो। ठीक है। अपना पार्लियामेंट है और ये निर्णय लेते हैं वहां पे। और फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास, यूरोप के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी इनकी है और अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं यूरो में, जो कि डॉलर के लिए बहुत थ्रेट है, एक डॉलर से महंगी है यूरो। तो ये जो कुछ पॉइंट है जो यूरोपीय संघ को एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसमें एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको कि यूरोपीय जो यूनियन है वो उसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या उसके अंदर। तो कमियां क्या रही? यूरोपीय संघ अपना संविधान नहीं बना पाया। कॉमन फॉरेन पॉलिसी तो है इनकी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी है इनकी, लेकिन ये अपना संविधान नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि इनके आपसी मतभेद है फॉरेन पॉलिसी को लेके। उसके बाद जो डेनमार्क है वो आपका स्वीडन है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। किसको? यूरो को। ब्रिटेन ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, जिसको बोलते हैं ब्रेक्सिट। ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन भी है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 3 पिलर्स ऑफ आसियान। सेकंड क्वेश्चन जो पूछते हैं आपका इस चैप्टर में, उसका नाम है आसियान के 3 स्तंभों की चर्चा करूं। उससे पहले मैं आसियान की इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपके 1 मार्कर 2 मार्कर भी निकल जाए। आसियान बना 1967 में, 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान को एस्टैब्लिश किया गया 1967 में। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया, इन 5 देशों ने इसको मिलकर बनाया, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में 5 देश इसमें और शामिल हो गए, तो टोटल हो गए 10। तो इन 10 देशों का संगठन समूह है जिसको हम बोलते हैं आसियान। आसियान को बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? उसको बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था आर्थिक उद्देश्य था इसका कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका उद्देश्य है सिर्फ आर्थिक, यानी कि हम अपनी इकोनॉमी को बाकी देशों से जोड़ें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो इसके सिर्फ आर्थिक उद्देश्य है, इसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसा कि यूरोपीय यूनियन के हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं वैल्यू बेस कि यूरोपीय यूनियन और आसियान में डिफरेंस क्या है। तो यूरोपीय यूनियन एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि वो उसके तीनों ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन आसियान के ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर जो पूछता है आपसे, जिसको हमने टॉप 6 में रखा है, उस क्वेश्चन का नाम है 3 पिलर्स ऑफ आसियान। आसियान के 3 स्तंभों का उल्लेख करो। तो आसियान के वो 3 पिलर कौन कौन से हैं जिसको हम बोलते हैं आसियान के 3 पिलर्स ऑफ आसियान। तो पहला इसका आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के नाम से पूछेगा। पहला है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान आर्थिक समुदाय। इसका काम क्या है? इसका काम है कि भाई जो आसियान के देश हैं वो आपस में पहली बात तो ट्रेड करेंगे मिलकर और अपनी इकोनॉमी का उसको ग्रो करेंगे, बाकी देशों से अपनी इकोनॉमी को जोड़ेंगे और धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पे बढ़ेंगे। तो ये है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। नंबर 2 क्या है? आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब इसका काम क्या है? सोशल इशू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उन एरिया में काम करना और अपने कल्चर को एक दूसरे से मिलाना, अपने कल्चर में कोऑपरेट करना और मिलकर काम करना। और नंबर 3 है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका काम क्या है? इसका नाम तो सुरक्षा समुदाय है, लेकिन इसका कोई ये नहीं कि इनमें बहुत बड़ी सेना रखी हुई है ना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर आसियान देशों के मध्य कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसको नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करना। इसको बोलते हैं हम आसियान
सिक्योरिटी कम्युनिटी आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। इसमें 1 मार्कर एक क्वेश्चन पूछे, ARF आसियान रीजनल फोरम, वो बना था 1994 में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीच बीच में आपको कुछ हिंट दे दूं ताकि 1 मार्कर भी आपके निकल जाए इसमें, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन मेरा टॉप 6 हमारे हो गए हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ और सुपर 30 के नाम से मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन करवा दिया आपको। तो अब नेक्स्ट टाइम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको दोनों बुक्स के, 30 फर्स्ट बुक के और 30 सेकंड बुक के, यानी एक इंडिया वाली और एक वर्ल्ड वाली, दोनों बुक्स के टोटल में 60 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर करवाऊंगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। आपको खाली इनको ध्यान से सुनना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, और एग्जाम में अपनी भाषा में लिख के आना है। तो हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, चीन की आर्थिक प्रगति के कारण, जो सेकंड चैप्टर हमारा उसमें जो कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चीन की आर्थिक प्रगति के कारण। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट मेन है जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। तो चीन की जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है आज की डेट में, चीन इतना ग्रो कर रहा है, उसके रीजन क्या है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अगर हम USSR से कंपैरिजन करें, सोवियत संघ से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट सिस्टम था और चाइना में भी, लेकिन चाइना जो है आज की डेट में भी ग्रो कर रहा है, जबकि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसका रीजन क्या था, ठीक है। तो आज की डेट में चीन आज भी ग्रो कर रहा है, चीन आज भी ग्रो कर रहा है, उसका रीजन क्या है, जबकि वहां पे आज भी कम्युनिस्ट सिस्टम है, लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं है। कम्युनिस्ट सिस्टम है, कंट्रोल्ड है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने काफी हद तक कैपिटल सिस्टम को भी अडॉप्ट कर रखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है। तो शुरू करते हैं हम चीन की आर्थिक प्रगति के कारण। तो चाइना है, उसकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन रीजन क्या है। तो बात शुरू हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपने लिखना है वो अब पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला जो बात शुरू होगी वो हुई 72 से। 1972 में चाइना ने अमेरिका से अपने रिलेशंस को ओपन कर दिया। अब इसमें नई बात क्या थी, अमेरिका के साथ में चाइना ने अपने रिलेशन को ओपन कर दिया, इसमें नई बात क्या थी। तो नई बात ये थी कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री था, और वो टाइम था कोल्ड वॉर का, 72 का, ठीक है। तो चाइना ने USSR को साइड करके अमेरिका से अपने हाथ मिलाया और अमेरिका से अपने रिलेशन को उसने ओपन कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 73 में क्या हुआ, 73 में जाओ एनलाई 4 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए चाइना में। 4 पॉइंट प्रोग्राम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इकोनॉमी में बहुत बड़ा काम किया। 4 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ जाओ एनलाई। उसके बाद 78 की ओपन डोर पॉलिसी। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको अलग से 2 मार्कर पूछ सकता है। 78 में चाइना लेके आया ओपन डोर पॉलिसी, ये क्या थी। 78 में जो डेंग ज़ाओपिंग थे प्रीमियर वहां के, वो ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति लेके आए। इसमें चाइना ने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया कि आओ और हमारी कंट्री में ट्रेड करो। यही फर्क था USSR में और चाइना में। USSR ने फुल्ली कंट्रोल इकोनॉमी रखी, जबकि चाइना ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। अभी वहां कम्युनिस्ट सिस्टम है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना ने कहीं ना कहीं कैपिटल सिस्टम को भी अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। तो 78 की जो ओपन डोर पॉलिसी थी उससे चाइना में एकदम इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी उसकी बढ़ने लगी। उसके बाद 82 में चाइना ने क्या किया, 1982 में चाइना ने अपनी एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, अपनी कृषि को क्या कर दिया, उसका निजीकरण कर दिया। 1998 में इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेट कर दिया, यानी कि अपने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। अब ये निजीकरण क्या होता है, पहले चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था, वहां भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर को, उसके बाद उद्योगों को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया कि लोग अपने आप सेटअप लगा सकते हैं। 2001 में चाइना WTO का मेंबर बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया, जो कैपिटल सिस्टम पे जो वर्क कर रहा है पूरा सिस्टम। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था ये, ठीक है। तो उसका मेंबर बन गया चाइना 2001 में। चाइना ने अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोल दिए, SEZ। ये क्वेश्चन 1 मार्कर पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म इसकी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र चाइना ने अपनी कंट्री में खोल दिए व्यापार के लिए। उसके बाद चाइना ने अपने जो रूरल एरिया थे वहां बहुत फोकस किया, उसने अपने गांव में बहुत फोकस किया उनको सुधार करने के लिए। तो ये कुछ
पॉइंट थे जो चाइना की इकोनॉमिक प्रगति के कारण थे। एक क्वेश्चन वो एग्जाम में और पूछ सकता है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन चैप्टर से रिलेटेड है, उसका नाम है कि चाइना एक कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर क्यों है। तो उसमें आप और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे कि चाइना एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, चाइना परमाणु संपन्न देश है, उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार है, वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर भी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर है, उसके बाद वीटो पावर भी है, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का उसके पास स्टॉक बहुत सारा है, और फॉरेन करेंसी का बहुत स्टॉक है उसके पास, चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में चाइना शुमार है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि उसकी चाइना को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं। क्लियर, ये पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको। तो ये इकोनॉमिक जो उसकी ग्रोथ थी उसके रीजन मैंने पहले आपको बता दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, इंडो चाइना रिलेशंस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। इंडो चाइना रिलेशन, भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करो। आजकल हॉट सब्जेक्ट है भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन। मालदीव भी हॉट है, लेकिन मालदीव का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं पूछेगा आपसे। तो भारत और चाइना में रिलेशंस, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जब ये आप देखो रिलेशंस का, बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी कंट्री के साथ में इंडिया के रिलेशंस की अगर वो बात करे तो वहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको पास से लेके यानी इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेके आज तक के रिलेशन के बारे में आपको लिखना है। एट प्रेजेंट में क्या रिलेशंस है, कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों की, इंडो चाइना रिलेशंस की। तो बात शुरू यहां भी हो रही है 49 से, जब चाइना के अंदर रेड रेवोल्यूशन हुई, लाल क्रांति हुई माओ सेतुंग के नेतृत्व में। वहां पे साम्यवादी शासन स्थापित किया गया। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने उस शासन को एक्सेप्ट किया, उसको समर्थन दिया। दोनों में रिलेशन बहुत अच्छे थे, दोनों को लगा कि अगर ये मिलके काम करें तो एशिया में बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं। 54 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जव एन के बीच हुआ एक एग्रीमेंट जिसको बोला गया पंचशील एग्रीमेंट। 5 इसमें शीलता के सिद्धांत थे, इसका नाम दिया गया पंचशील एग्रीमेंट 1954, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल। इसमें क्या था, इसमें यह था कि दोनों देश जो है भविष्य में एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, ऐसे 5 सिद्धांत इसके अंदर थे। उसके बाद विवाद क्या था, विवाद था आपका अक्साई चाइना। क्या था, अक्साई चाइना और अरुणाचल प्रदेश, इन दो एरिया को लेके इनके बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट था। चाइना कुछ एरिया को अपने हिस्सा मानता है, इंडिया कुछ एरिया को अपने हिस्सा मानता है। तो जो बॉर्डर है वो डिक्लेयर जो हो रखा है उसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए इसके बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट है। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, अपने दिमाग में रखना, 1 मार्कर 2 मार्कर या मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, वो चल रहे थे, लेकिन दोनों के डेलीगेशन बात कर रहे थे आपस में। बात बिगड़ी कब दोनों के बीच में, बात बिगड़ी जब तिब्बत का इशू सामने आया। तिब्बत में चाइना ने धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, तो वहां की जो तिब्बतियन थे वो लोग नाराज हो गए। उससे क्या हुआ, वहां पे हलचल तेज हो गई और वहां पे मूवमेंट शुरू हो गई। वहां के जो तिब्बतियन थे, उनके जो गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांगी अजाइलम। अजाइलम मीन राजनीतिक शरण। ये क्या होती है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें अजाइलम दो, हमें अपने देश के अंदर राजनीतिक शरण दीजिए आप। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दलाई लामा अपने बहुत सारे फॉलोअर के साथ में इंडिया में आ गए। इससे चाइना को क्या हो गया, चाइना बिफर गया। चाइना ने कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक कर रहा है, हमारे इंटरनल रिलेशंस पे अटैक कर रहा है। तो इससे दोनों के संबंधों में थोड़ा तनाव आ गया इंडिया और चाइना के बीच में। सरदार पटेल ने कहा कि आप, नेहरू को कहा कि आप चाइना पे इतना भरोसा मत करो, चाइना भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। 62 में क्या हुआ, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई। ध्यान रखना 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। चीन ने एकाएक अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पे अटैक कर दिया। भारत युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं था, हमें विश्वास नहीं था कि चाइना ऐसा करेगा, लेकिन चीन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और इस युद्ध में भारत की छवि बहुत खराब हुई, भारत को बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो छवि थी बहुत खराब हुई। तो इस युद्ध के बाद भारत ने क्या किया, चाइना से अपने संबंध तोड़ दिए। 77 के बाद फिर से संबंधों की शुरुआत की गई, और उसके बाद राजीव गांधी चाइना गए। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी भी होके आए, आपको पता होगा कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी भी चाइना गए थे, और चाइना के प्रीमियर भी भारत में आए थे। तो दोनों के मध्य अगर हम आज के संबंधों की बात करें तो अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और एक नया एरिया है डोकलाम जो भूटान के बॉर्डर पे है। इन 3 क्षेत्रों को लेकर दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा अभी भी है ये, लेकिन दोनों की डेलीगेशन टाइम टू टाइम बात करती हैं।
अगर हम बात करें आर्थिक रिलेशन की, तो आर्थिक संबंध दोनों के बीच में मधुर हैं और बहुत बड़ी मात्रा में दोनों देशों के मध्य व्यापार जो है वो होता है। तो ये था आपका भारत और चीन के संबंध। एक्स्ट्रा अगर आपको लिखना है तो आप कितने पॉइंट आप बना सकते हो कि दोनों के बीच बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, बहुत बड़ा हिस्सेदार चीन हमारा, भारत से भी बहुत सारा ट्रेड होता है, वहां पे एक्सपोर्ट होता है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसका नाम है पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना होने के कारण। ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्कर एग्जाम में पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाती, क्यों वहां बार बार मिलिट्री रूल आता है। तो शॉर्ट हिस्ट्री बताऊंगा आपको। जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पाकिस्तान को दिए गए, तो पाकिस्तान 2 पार्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो जब वो पाकिस्तान बन गया तो शुरुआत कुछ सालों बाद ही पाकिस्तान में मिलिट्री ने, जनरल अयूब खान ने पावर को कैप्चर कर लिया। फिर यहया खान आए, फिर और रूलर आए, फिर परवेज मुशर्रफ आए। फिर ऐसा नहीं कि वहां पे मिलिट्री रूलर ही रहे हैं, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी आई है। नवाज शरीफ की आई है, बेनजीर भुट्टो की आई है, जुल्फिकार अली भुट्टो की आई है, इमरान खान की गवर्नमेंट आई है। फिलहाल अभी भी वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे कभी भी मिलिट्री जो क्या करती है, कूप करती है, तख्ता पलट करती है और सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पाकिस्तान में ऐसा होता क्यों है, कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो स्थायी क्यों नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश क्यों नहीं है, परमानेंट क्यों नहीं है, क्यों वहां बार बार मिलिट्री रूल आते हैं, सैनिक शासन आते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन मोस्टली 4 मार्कर ही पूछते हैं। पहली बात, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सरकार से ज्यादा अपनी सेना यानी कि अपनी मिलिट्री पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। उसका कारण शायद भारत और जो पाकिस्तान के संबंध है, उन जो तनाव है, शायद एक वो भी कारण हो सकता है। तो पहली बात क्या है, पाकिस्तान के लोग सरकार से ज्यादा सेना पर भरोसा करते हैं। नंबर 2, पाकिस्तान की सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं करती। नंबर 3, पाकिस्तान की राजनीति में जो धर्म गुरु हैं उनका बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप है। नंबर 4, जो बड़े बड़े भूस्वामी है, वहां के एलिट क्लास है, उनका भी राजनीति में बहुत हस्तक्षेप है। नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय जो बिरादरी है, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी पाकिस्तान में अगर सैनिक शासन आता है तो उसमें बहुत बड़ा कुछ हस्तक्षेप वो नहीं करते हैं। ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है बार बार हटता है, सेना वहां मजबूत है। तो ये कुछ कारण है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं है, मिलिट्री कभी भी कूप करती है और सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष एवं भारत बांग्लादेश संबंध। देखो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष और भारत बांग्लादेश संबंध। ये जो क्वेश्चन है आपका भारत और बांग्लादेश संबंध, ये क्वेश्चन 2 मार्कर में ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव रिलेशन नहीं पूछेगा, वो नेगेटिव रिलेशन पूछेगा। तो शुरू करते हैं। बांग्लादेश बना कैसे? देखो 1971 से बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। 1971 से पहले, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो 2 हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो था, पश्चिमी पाकिस्तान था, उसका डोमिनेंस था पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, ठीक है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार थी, जो मेन डोमिनेंस उन्हीं का था सारा, उन्होंने बोला कि आप जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो पूरी पाकिस्तान है, वहां पे उर्दू भाषा में ही सारे कामकाज होंगे और सब लोगों को उर्दू को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बांग्ला मुसलमान थे, जिनकी अपनी भाषा थी बांग्ला, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। तो वहां पे आंदोलन शुरू हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना भेजी उनके आंदोलन को दबाने के लिए। जब वहां पे इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में, तो वहां पे जो बांग्लादेश, जो बांग्ला भाषा के जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसके नेतृत्व में वो थी शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो लड़ाई वहां पे लड़ी जा रही थी, उन शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो अवामी लीग थी, वो सारी सीटें वहां की जीत गई, पूरी पाकिस्तान की। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उसको डिनाई कर दिया। अब वहां बात बनने लग गई, वहां पे आंदोलन शुरू हो गए, उर्दू का पंगा चल ही रहा था। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी और अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया पूरी पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग वहां मारे गए, बहुत सारे लोग भाग के इंडिया के अंदर घुस आए एज ए रिफ्यूजी। अब 71 का टाइम वो था जब इंडिया के अंदर पहले से ही क्राइसिस चल रहा था, हम 2 वॉर लड़ चुके थे, हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन थी, फूड क्राइसिस हमारा ऑलरेडी चल रहा था। तो इतने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को संभालना हमारे लिए अच्छा नहीं था, हमारे सही नहीं था। लेकिन फिर भी हमने उनको खूब सपोर्ट किया, हर चीज उनको मुहैया कराई,
और हमने उनके आंदोलन को सपोर्ट किया। इससे क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया आपस में। 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आई थिंक 10 से 11 दिन युद्ध चला और पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान ने अपनी हार मान ली और तब एक नया देश बना जिसको हम बोला गया बांग्लादेश। तब एक नया देश बना बांग्लादेश। तो इस तरीके से बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। ये था बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष। उसके बाद क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान वहां के राष्ट्रपति बने। मुजीबुर रहमान को 75 में मार दिया गया। फिर जिया रहमान आए, उनको भी मार दिया गया। फिर HM इरशाद आए जो सैनिक शासक थे, उन्होंने कई साल रूल किया। बाद में जो सैनिक शासक थे उन पे जनता ने दबाव बनाया और उन पे प्रेशर बनाया कि आप जो है यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित करो। तो वहां चुनाव कराए गए और फिर वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। तब से लेके आज तक पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वहां पे क्या है, लोकतंत्र स्थापित है। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में दिया आपको भारत और बांग्लादेश के संबंध, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 90% आपको नहीं पूछेगा। शॉर्ट आंसर में 2 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चन आपको जाता है, इसमें पूछता है भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों ही लिखने हैं। अगर पहले हम बात करें पॉजिटिव की तो आप क्या लिखोगे, भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं। बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट भी है। दोनों के मध्य ट्रेड होता है, दोनों के मध्य बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर नेगेटिव पूछता है वो कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट के रीजन है वो कौन से हैं, विवाद के मुद्दे क्या क्या हैं भारत और बांग्लादेश में। तो पहला क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके पानी को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच तनाव है। नंबर 2, जो बांग्लादेश से इलीगल घुसपैठ भारत में होती है उस पर बांग्लादेश की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, इसको लेकर भी दोनों के मध्य तनाव है। नंबर 3, बांग्लादेश से जो इंडिया के गेस में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उस पर बांग्लादेश सरकार सख्ती से उससे नहीं निपटती है, ये भी एक उसका रीजन है। नंबर 4, बांग्लादेश के रास्ते से एक पाइपलाइन भारत में आनी थी, इसके लिए बांग्लादेश ने अब रास्ता देने से मना कर दिया था। तो ये भी भारत ने इसमें अपने विरोध अपना जताया था। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो आज की डेट में दोनों के मध्य संबंध मधुर हैं और दोनों देश ही अपने एक दूसरे का सहयोग जो है वो करते हैं। क्लियर। तो ये था आपका पार्ट बांग्लादेश का। इस चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे वो है श्रीलंका का जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है। श्रीलंका का जातीय संघर्ष, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन करें, या व्हाट वाज द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है या क्या था। ठीक है, देखो श्रीलंका में 2 समुदाय हैं, एक सिंहाला और एक तमिल। सिंगली और तमिल बोलते हैं हिंदी में। श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं वो 2 तरह के हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, जो बाहर से तमिल आगे बसे हैं। सिन्हाला लोग जो है वहां के इंडिजिनियस पीपल है, वो अपने आप को वहां का श्रीलंका का मूलवासी कहते हैं और उनका ये कहना है कि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला को ही सारे अधिकार मिलने चाहिए, उनको ही सारे बेनिफिट श्रीलंका के मिलने चाहिए। तमिल लोग बाहर के हैं इसलिए उनको इससे बाहर रखा जाए, इन अधिकारों से उनको वंचित रखा जाए। तो वहां के प्रशासन में, वहां की राजनीति में, हर क्षेत्र में जो सिंगली लोग हैं, सिन्हाला लोग हैं, उनका दबदबा है। तमिलों को वहां पे इक्वल उनके साथ बिहेव जो है वो नहीं किया जाता। तो इसको लेके ही तमिल लोग जो है वहां पे आंदोलन कर, उन्होंने कई आंदोलन किए। उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, इसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो तमिलों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई हिंसक आंदोलन भी हुए, खूनी झड़पें भी हुई, कई लोग मारे भी गए। लेकिन तमिल आज भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे आज भी वो कह रहे हैं कि हमें सिंगली के बराबर ही इक्वल राइट मिलने चाहिए। तो फिलहाल तमिलों का संगठन जो था LTTE कमजोर पड़ गया, क्योंकि इनके जो हेड थे प्रभाकरन, उनको मार दिया गया श्रीलंका की मिलिट्री के द्वारा। तो लेकिन ये जातीय संघर्ष जो है आज भी वहाँ कायम है, आज भी तमिल लोग इक्वल राइट के लिए वहां पे लड़ रहे हैं। तो ये था श्रीलंका का जातीय संघर्ष, सिंगली और तमिल के बीच में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। ये क्वेश्चन एक और बच गया इसमें, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तो नेपाल में लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ। देखो नेपाल में क्या था, मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था वहां पे। तो 1990 के बाद वहां पे जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको एस्टैब्लिश किया गया राजा के द्वारा। लेकिन कुछ टाइम के बाद राजा ने फिर से असेंबली भंग कर दी और सत्ता सेना की हेल्प से अपने हाथ में ले ली 2021 के आसपास। उसके बाद से किंग ने फिर से रूल करना शुरू कर दिया। फिर 2006 में वहां के जो लोग थे वो वहां के माओइस्ट, माओवादी, जो माओ से तुंग की आइडियोलॉजी को मानते हैं वो लोग, और वहां की पार्टी SPA 7 पार्टी अलायंस, ये मिले आपस में और इन्होंने राजा के ऊपर दबाव बनाया और बोला कि आप जो है सत्ता को छोड़ दो और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करो।
एक डेट दे दी गई, अल्टीमेटम दे दिया गया, किंग ने उस डेट के अकॉर्डिंग ही उनकी बात को मान लिया और सत्ता छोड़ दी। उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की गई। उसके बाद नेपाल ने अपना लोकतंत्र बना लिया। फिलहाल नेपाल में अपना लोकतंत्र बन चुका है और नेपाल में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश है। भारत और नेपाल के संबंधों की अगर बात करें तो अच्छे हैं, मधुर हैं, कोई बहुत बड़ा तनाव क्षेत्र नहीं है, दोनों के बीच आने जाने का कोई वीजा नहीं लगता है। और हाँ, नेपाल का भी भारत पे आरोप लगा था कि भारत जो है दक्षिण एशिया में भारत परमाणु संपन्न देश है, तो भारत क्या करता है, एक कह लो कि एक दाला की भूमिका प्ले करता है। तो ऐसा कई बार आरोप नेपाल लगाता है, लेकिन बात क्या है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ एक मित्रता पर पूर्ण जो व्यवहार है वो रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया, अब जो चैप्टर था हमारा दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया में सहयोग। तो दक्षिण एशिया जो सार्क बना, देखो हम चैप्टर का नाम क्या था, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन से देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं? तो इन देशों में हमने पढ़ा कि बहुत सारे तनाव के मुद्दे भी हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, भारत और श्रीलंका के बीच में भी है, भारत और नेपाल के बीच में भी है। तो लेकिन सहयोग के मुद्दे, इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए कि आपस में सहयोग किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संगठन बनाया, इसका नाम था सार्क। 1985 1985 में इन देशों ने दक्षेश की स्थापना की। हिंदी बोलेंगे दक्षेश, इंग्लिश में बोलेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है बेटा, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कॉरपोरेशन लिखते हैं, तो कॉरपोरेशन नहीं है, कोऑपरेशन है, सहयोग, ठीक है। 1985 में काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और जो एशिया के देश हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, अफगानिस्तान को भी हम गिनते हैं, तो ये सारे इसके मेंबर हैं। सार्क का उद्देश्य क्या था कि ये जो देश हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे वो आर्थिक हो, तकनीकी हो, जो भी सहयोग है वो आपस में मिलकर करें। इन देशों ने मुक्त व्यापार के लिए एक साफ्ता बनाया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्ता। इस पर हस्ताक्षर हुए 2004 में और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। इसके द्वारा ये देश क्या करते हैं, आपस में मुक्त व्यापार जो है करते हैं। लेकिन सार्क की बहुत सारी बैठकें सफल नहीं हो पाती हैं। उसका कारण क्या है कि इन देशों के जो आपस के विवाद हैं वो कहीं ना कहीं उन बैठकों में उठते हैं और इस वजह से इनकी जो बैठकें हैं वो सफल नहीं हो पाती। तो ये था हमारा चैप्टर साउथ एशिया। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्वेश्चन 4 मार्क में पूछते हैं। तो देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन बेटा हमेशा ध्यान करो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके मीनिंग पे जाया करो, उसका मीनिंग समझा करो, तो हो सकता है आप खुद ही उसका आंसर बना के लिख दो। तो हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है या हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? पहली बात, अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीयों के बीच में बहुत सारे राष्ट्र जब मिलकर किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या पर्पस हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बनते हैं, देश आपस में क्यों मिलते हैं? तो शांति के लिए हो सकता है, सुरक्षा के लिए हो सकता है, आर्थिक सहयोग के लिए हो सकता है, सांस्कृतिक सहयोग के लिए हो सकता है, राजनीतिक सहयोग के लिए हो सकता है, सामाजिक सहयोग के लिए, तो तकनीकी सहयोग के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पर्यावरण के लिए, आतंकवाद के लिए। तो देश आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संगठन युद्धों को रोकने में सहायक होते हैं। देशों के मध्य तनाव का क्षेत्र जो है कम होता है, उनमें प्यार बना रहता है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में से है, जो अभी मैंने शुरू किया था आपका, उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछता है वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार।
ध्यान रखना, ये यही क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए, जो सुधारों की क्या मांग उठती है। देखो यूएनओ क्या है, मैं शॉर्ट समरी दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूं, चैप्टर की पूरी समरी मैं नहीं दे रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ 193 देशों का एक संगठन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बना था, जिनको बिग थ्री ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। बिग थ्री क्या थे? चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर। इन देशों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। क्यों की थी? क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था, राष्ट्रीय लीग था, उसको खत्म किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उन देशों को लगा कि अब विश्व में हमें ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि तीसरे विश्व युद्ध को रोके। तो उन्होंने तब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन को बनाया। 51 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 6 इसके ऑर्गन हैं, जिनमें आपका आम सभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यासदा परिषद, आईसीजे और सेक्रेटेरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये 6 इसके ऑर्गन है जो अलग अलग काम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एजेंसी इनकी, जिनमें यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, फाओ है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, बहुत सारी इसकी एजेंसीज हैं, अभिकरण है हिंदी बोलते हैं उसको, जो कि इसके साथ मिलकर काम कर रही है। तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन उसमें बनते हैं आपके बहुत सारे, आईएई भी है। तो अभी जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो लॉन्ग आंसर पूछता है, संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होने चाहिए। तो यहाँ बेटा ध्यान देना एक बात, दोनों क्वेश्चन में एक आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लब कर दिया है, एक क्वेश्चन में और भी आप ऐड कर सकते हो कि भारत सुरक्षा परिषद में क्या सुधार चाहता है। तो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन में आंसर एक ही आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको ग्रामर चेंज करनी है। यहां थोड़ा सा सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस है, आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अगर बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, किसमें क्या सुधार होने चाहिए, तो वो 2 तरह के सुधारों की यहाँ बात कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में 2 तरह के सुधारों की बात करता है। एक तो इसका है ज्यूरिडिक्शन है, और दूसरा है स्ट्रक्चर प्रोसेस या ज्यूरिडिक्शन कह लो उसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा बना हुआ है वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन में क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम देखा कि यूनाइटेड नेशन बहुत इफेक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा। तो कह रहे बहुत सारे देशों की रिकमेंडेशन है कि इसमें सुधार होने चाहिए। तो सुधार क्या होने चाहिए? तो 2 तरह के सुधारों की बात करता है। पहली बात करता है इसके ज्यूरिडिक्शन या फिर इसके क्षेत्राधिकार की बात, या इसकी प्रक्रिया में सुधार। अब ये क्या है कि जो क्षेत्राधिकार क्या होता है, यूनाइटेड नेशन किन किन क्षेत्रों में, किन किन एरिया में काम करता है, तो उसमें क्या सुधार होने चाहिए। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि भाई इनको शांति के मुद्दों पे ज्यादा काम करना चाहिए, युद्धों को रोकने में ज्यादा अहम भूमिका निभानी चाहिए। इन क्षेत्रों के अलावा शांति और सुरक्षा के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी, गरीबी, मानवाधिकार, आतंकवाद, पर्यावरण की सुरक्षा, इन मुद्दों पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करने की जरूरत है, जहां बहुत बड़ी भूमिका एक नहीं निभा पा रहा यूनाइटेड नेशंस। अभी इजराइल और हमास की जंग चल रही है, वहां भी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले यूनाइटेड नेशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां वीटो का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। तो उसके बाद आ गया इसके स्ट्रक्चर में सुधार। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्रक्चर और ज्यूरिडिक्शन दोनों को एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखना, अगर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है तो आपको क्षेत्राधिकार और ढांचा का सुधार दोनों के बारे में लिखना है। क्षेत्राधिकार मैंने बता दिया क्या लिखना है, ढांचा का सुधार क्या होने चाहिए। तो जहां ढांचे की बात कर रहा है वहां पे बात आती है सुरक्षा परिषद की। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये निकल जाएगा कि सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए। यहाँ पे आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर के बारे में ही। जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन आप यहाँ करोगे वही इसमें भी आपका आएगा। तो यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर में क्या सुधार होना चाहिए, तो वहां पे बात होती है सिर्फ सुरक्षा परिषद की। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बोला था आपको कि भारत क्या सुधार चाहता है, वहां भी यही आंसर आपका आएगा। भारत क्या चाहता है, न सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होने चाहिए। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे की बात होती है तो बात सुरक्षा परिषद की ही हो रही है, जो कि इसका स्थायी सदन है। 15 इसके मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल की टर्म है, लेकिन 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर है इसके। उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है, उनके पास एक राइट, जो वोट है उनका,
वो बहुत मायने रखता है। अगर उनके वोट में नो कर दिया उन्होंने किसी भी रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी रिसेंट की आपको। जो इसराइल और हमास की जंग चल रही है, उसमें अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश किया गया यूए के द्वारा कि इसको क्या करो, इसमें युद्ध विराम कर दो, सीज फायर कर दो, या कि इसराइल और हमास युद्ध को रोक दे, वहां पे युद्ध को रोका जाए। इसके लिए एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया। 15 मेंबर है इसके, वोटिंग करेंगे। 15 में से एक मेंबर एब्सेंट था, 14 मेंबर ने वोटिंग की। ब्रिटेन बाहर रहा से, ब्रिटेन ने वोटिंग नहीं करी। बाकी परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिला के 14 मेंबर ने वोटिंग करी। 5 परमानेंट कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीना और अमेरिका है। ये 5 परमानेंट है, 10 इसके नॉन परमानेंट है, 2 साल के जाते हैं। तो वोटिंग सारे करते हैं और जो रिजल्ट है वो मेजोरिटी पे ही वोटिंग का निर्णय लिया जाता है। तो जब वोटिंग हुई उन 15 में से, तो ब्रिटेन तो बाहर था, 14 मेंबर ने वोटिंग करी। 13 मेंबर ने यस कर दिया कि हाँ युद्ध को रोकना चाहिए, लेकिन एक परमानेंट मेंबर था जिसने नो कर दी। देखो, अगर 15 में से 13 मेंबर, 14 में से 13 मेंबर वोट कर रहे हैं तो यस ही है वही वो तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो वीटो पावर इनके पास है, जो वीटो का राइट है इनके पास, वो बहुत मायने रखता है। एक मेंबर ने वीटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। यही तो पावर है इन 5 परमानेंट की। तो कौन सा देश था जिसने वीटो किया? वो था अमेरिका। अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन पे वीटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। इंडिया के अगेंस्ट में बहुत बार चाइना ने वीटो किया है। क्यों किया है? जब भी हम पाकिस्तान के किसी भी टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमारे अगेंस्ट में वीटो करता है यहाँ पे। तो अब ये देशों की डिमांड है। अब यहाँ बात आती है आपके क्वेश्चन की, तो सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होने चाहिए? तो पहली बात क्या कहते हैं वो, कि इसके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, अगर देखो दोनों इकट्ठे लिखोगे तो आपका एक ही पॉइंट बनेगा। आप क्या लिखो? इसके परमानेंट मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, 1 पॉइंट हो गया आपका। नंबर 2, इसके नॉन परमानेंट मेंबर की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, 2 पॉइंट हो गया आपके। नंबर 3, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों के इन जो कॉन्टिनेंट है इनके भी देशों को इसमें शामिल किया जाए, 4 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद कई देशों का ये मानना कि वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश इसका बेवजह इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा रशिया ने इसका इस्तेमाल किया वीटो पावर का। तो ये भी कहना है कि वीटो पावर को भी खत्म कर देना चाहिए। तो क्या इसको खत्म करना इतना आसान है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसको खत्म कर दिए तो हो सकता है जो बड़े बड़े देश हैं वो यूनाइटेड नेशन में कोई इंटरेस्ट ना लें, वो उसको छोड़ ही दे। वो छोड़ दिया तो फिर वर्ल्ड में क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते। अभी यूनाइटेड नेशन है, चाहे कैसा भी काम कर रहा है, लेकिन एक संस्था तो है जो देशों को जोड़ के रखी हुई है, देशों को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें सुधारों की बात होती है। भारत क्या सुधार चाहता है? भारत भी यही सुधार चाहता है। भारत का खुद का कहना है कि भारत को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर पूछता है वो यही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें हैं और क्या भारत की दावेदारी है? क्या भारत परमानेंट मेंबर बन सकता है? यहां भी ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन के आंसर में आपका ये आंसर निकल आएगा। कैसे आएगा मैं समझाऊंगा अभी। पहली बात तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर कौन बन सकता है? तो आई थिंक 1997 था जब इसके एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, और वहां पे उस समय के इनके जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने कुछ शर्तें बताई थी कि कौन देश इसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो वो शर्तें क्या थी, सुना ध्यान से। पहली बात तो ऐसा देश जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। नंबर 2, उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा हो, यानी एरिया बहुत ज्यादा उसके पास। नंबर 3, उसकी सेना बहुत बड़ी हो। नंबर 4, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो। नंबर 5, डेमोक्रेसी को मानता हो। नंबर 6, कल्चरल डाइवर्सिटी को मानता हो। नंबर 7, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानता हो। नंबर 8, ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करता हो। नंबर 9, यूनाइटेड नेशन में टाइम टू टाइम अपना शेयर भी देता हो। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दी गई कि वो देश इसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो अब बात आती है कि क्या भारत इसका मेंबर बन सकता है? क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, सिर्फ आपको भारत का नाम जोड़ना कि भारत इसका परमानेंट मेंबर बनने की सारी शर्तें पूरी करता है। क्योंकि 1997 में जब कोफी अन्नान सर जो इनके महासचिव थे, उन्होंने जो शर्तें बताई, भारत उन शर्तों को पूरा करता है। जैसे कि
भारत की जो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, आर्थिक प्रगति इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ठीक है, सेना बहुत बड़ी है भारत की, भारत लोकतंत्र को मानता है, मानवाधिकारों को सम्मान करता है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानता है, संयुक्त राष्ट्र में टाइम टू टाइम अपना योगदान भी देता है भारत, और विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो ये सारी शर्तें भारत पूरी करता है तो भारत इसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। लेकिन रुकावटें क्या है भारत के रास्ते में? पाकिस्तान है रुकावट, चाइना है रुकावट, चाइना वीटो कर देगा, उसके बाद जापान, जर्मनी, इटली, ये देश भी लाइन में है, ब्राजील, ये भी कहेंगे कि हमें भी इसका मेंबर बनाओ। फिर जो शर्तें बताएगी उनमें सब में क्वेश्चन मार्क है। क्या है भाई? जो आपने क्राइटेरिया दिया है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, कितना शेयर देता हो वहां पे, ये क्वेश्चन मार्क सब में ही है। लेकिन आज की डेट में ज्यादातर देश भारत का समर्थन करते हैं, चीन को छोड़कर। तो हो सकता है भविष्य में भारत इसका परमानेंट मेंबर बन जाए। ठीक है, तो ये था आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें लाऊंगा था। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में इसका क्या महत्व है, यूनिपोलर वर्ल्ड में। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरा जो मन है ना वो कहता है कि बच्चों सब कुछ करवा दो, तो मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में जब अमेरिका इतना पावरफुल है, अमेरिका ने हमें कई बार देखा कि वो यूनाइटेड नेशन की परवाह नहीं करता है और उसको जो करना है वो करता है, तो क्या यूनाइटेड नेशन का कुछ महत्व रहता है जब उसको मानता ही नहीं है? तो डेफिनेटली चाहे अमेरिका उसको नहीं मानता, अपनी मनमर्जी करता भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है वो अमेरिका के रास्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट तो पैदा करता ही है। अमेरिका कोई भी काम करना है तो उससे पहले वो 10 बार सोचता तो है ही, ज्यादा नहीं तो कुछ मात्रा तक तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन अमेरिका को भी रोकने में सफल रहता है। और अगर ये नहीं होगा यूनाइटेड नेशन, तो फिर क्या माहौल पूरे विश्व का होगा आप समझ सकते हो। तो कम से कम कुछ काम तो यूनाइटेड नेशन कर ही रहा है। तो डेफिनेटली एक ध्रुवीय विश्व में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व है, देशों के लिए एक मंच है, देश अपनी समस्याएं रखते हैं यहाँ पे, और पूरे विश्व को रोकने में, युद्धों को रोकने में, शांति स्थापित करने में यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है। तो ये था बेटा हमारा जो चैप्टर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सुरक्षा की अवधारणाएं। तो पहली बात तो सुरक्षा है क्या? किसी भी टाइप के थ्रेट से जब हम फ्री होते हैं, हमें कोई डर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सुरक्षा, सिक्योरिटी बोलते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसमें ज्यादातर देखो ये इस चैप्टर में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ट्रेडिशनल नोशंस क्या है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस क्या है, ये इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, या फिर जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन में क्या क्या लिखना है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं बड़ा आसान तरीका बताऊंगा अभी आपको। यहाँ मैं लिख रखा है, देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सुरक्षा की दो अवधारणाएं आपको दे रखी हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ये इसका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग समझो। सुरक्षा की अवधारणाएं कि हमारा सिक्योरिटी को लेके क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले क्या सोचते थे वो हो गया आपका पारंपरिक अवधारणा, हम उसमें क्या क्या गिनते थे कि किन किन चीजों से हमें सुरक्षा चाहिए, वो हो गया पारंपरिक अवधारणा। लेकिन टाइम बदला, बहुत सारे नए खतरे पैदा हो गए जिन्होंने हमारा ध्यान खींचा, उनको हमने ऐड किया, तो वो हो गया हमारा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, जिनको पहले शायद हम कभी ध्यान की तरफ देते ही नहीं थे, लेकिन खतरे वो भी थे। तो यही डिफरेंस है पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा में, सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे हम पारंपरिक अवधारणा की। इसके अंदर हम दो टाइप के थ्रेट गिनते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सुरक्षा की अवधारणाएं। ठीक है, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। इसमें दो नोशन है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे सामने दो टाइप के थ्रेट होते हैं। जो पहले हमारी धारणा थी वो क्या थी कि हमारे सामने दो तरह के खतरे होते थे। कौन कौन से? पहला एक्सटर्नल बाहरी, और दूसरा इंटरनल यानी कि आंतरिक। अब ये क्या था? बाहरी खतरे हम किसको मानते थे कि कोई देश हमारे पे अटैक ना कर दे, कोई देश हमारे पे अटैक ना करे, हमसे युद्ध ना कर दे, हमारे खतरा था, हमारी डिफेंस को जो था उसको लड़ना पड़ता था। तो क्या कुल मिला के
पहला खतरा होता था बाहरी, एक्सटर्नल, मिलिट्री थ्रेट उसको हम बोलते हैं, सैन्य खतरे, कि कोई देश हमारे पे अटैक ना कर दे, ये तो था एक्सटर्नल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट भी थे हमारे सामने। अब इंटरनल थ्रेट क्या थे, उसको करने से पहले मैं एक्सटर्नल को ही एक्सप्लेन करूं और उसके एलिमेंट भी करवा दूं आपको। वो कह रहा है हमारे सामने जो पारंपरिक खतरे थे, ट्रेडिशनल जो हमारे नोशन में हमारे सामने थ्रेट थे, वो कौन से थे। एक्सटर्नल की बात करें तो वो कह रहा है मिलिट्री थ्रेट की, कोई देश हमारे पे अटैक ना कर दे। तो अगर करता भी है तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन होते थे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में 4 मार्कर पूछता है, ज्यादातर, और मोस्टली बच्चे इसको करने में फेल होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी नाम से आता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो जब ये थ्रेट था बाहरी युद्ध का, तो उसमें किसी भी कंट्री के सामने क्या क्या ऑप्शन होते थे। पहला होता था सरेंडर कर दो भाई, नहीं लड़ सकते दुश्मन से, क्या कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, पहला ऑप्शन ये था उनके पास। दूसरा, युद्ध करो और अपने आप को बचाओ, रक्षा करनी अपनी, तो हमें उससे युद्ध करना पड़ेगा। क्लियर। नंबर 3, शक्ति संतुलन, क्या रहा कि बैलेंस ऑफ पावर। ये क्वेश्चन 2 मार्कर के आपको 2 मार्कर जो है अलग से पूछ सकते हैं इसी नाम से। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पावर। तो शक्ति संतुलन क्या है, शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, जितनी दुश्मन की पावर है उतनी पावर अपनी भी बढ़ा लो। तो दुश्मन के बराबर जब हमारी पावर हो जाएगी तो दुश्मन हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर हो चुका है, जितनी पावर उसके पास है उतनी पावर हमारे पास भी है। तो इससे क्या है, दुश्मन हमारे पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। गठबंधन कर लो, कह रहा कि अलायंस बिल्डिंग, और देशों के साथ में अपने समूह बना लो, उससे भी दुश्मन क्या होगा, अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये कुछ एलिमेंट थे जो कि उस समय बताया गया। इसमें एक विश्वास बहाली भी था कि भाई दुश्मन को अपने फेवर में कर लो, उससे अपनी सारी जानकारी साझा करो ताकि वो आप पे अटैक ना करे। तो ये कुछ एलिमेंट थे सुरक्षा के। उसके बाद आ गया आपका, अगर हम बात करें तो इंटरनल थ्रेट। अभी हम पढ़ रहे हैं पारंपरिक तरीके, तो इंटरनल थ्रेट क्या था। तो कह रहा है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में देश के अंदर के जो खतरे होते थे उसको हम इंटरनल थ्रेट बोलते हैं। तो पहले वो खतरे क्या थे, फॉर एग्जाम्पल सिविल वॉर थी, जिसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। देश के लोग ही अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए और सिविल वॉर छेड़ दें, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। तो देशों की सरकारों को उससे खतरा होता था। फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी ताकतें देश के किसी पार्ट को देश से अलग करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनसे भी थ्रेट होता है। उससे पहले जो कॉलोनियां थी, कॉलोनीज को भी खतरा होता था, जो रूल कर रहे हैं वहां पे कॉलोनी के ऊपर। तो ये इंटरनल थ्रेट थी, तो इससे भी सुरक्षा चाहिए। उसके लिए किसी भी देश की सरकार सक्षम होती है उन खतरों से निपटने के लिए। ठीक है। उसके बाद अब आप अभी आ जाओ आप सुरक्षा की नॉन ट्रेडिशनल नोशंस पर, सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा। ठीक है, इसमें क्या था, उससे पहले चलो मैं करवाता हूँ आपको पारंपरिक तरीके। उसके अलावा क्या था कि और तरीके क्या थे हमारे पास, अस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और विश्वास बहाली। अब ये क्या है, अस्त्र नियंत्रण, इसको बोलते हैं आर्म्स कंट्रोल। युद्धों को रोकने के लिए देश क्या करते थे, आर्म्स कंट्रोल, जो हथियार उनके पास हैं उनमें कमी करना, उनको उनमें कटौती करना। निशस्त्रीकरण, ऐसी व्यवस्था लाना जहाँ शस्त्रों का अस्तित्व ना हो या बहुत कम मात्रा में शस्त्रों, बड़े बड़े घातक हथियार ना हो, डिसआर्मामेंट। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, सीबीएम, ये क्वेश्चन आपको अलग से इसी नाम से पूछ सकते हैं। विश्वास बहाली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली, वो कह रहा है कि देशों को अपने फेवर में करो, उनसे अपनी जानकारी साझा करो, आदान प्रदान करो जानकारी का, कि आपके पास क्या है क्या नहीं, कितनी ताकत है कितनी नहीं है। उससे क्या होगा, वो देश भविष्य में चिंतित नहीं रहेगा कि आप उस पर युद्ध करोगे या उससे उस पर वो ला दोगे। तो डेफिनेटली इससे देशों के मध्य क्या है, एक माहौल दोस्ताना बना रहेगा। तो ये कुछ तरीके पारंपरिक उनके पास होते थे। अब बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा की। ये तो ट्रेडिशनल नोशन था, उसमें सब कुछ पढ़ लिया हमने, क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी है, उससे बचने के तरीके भी हैं और तरीके भी हैं। उसके बाद सुरक्षा की नॉन ट्रेडिशनल नोशन, तो यहाँ क्या है, यहाँ वो बात कर रहा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन में 2 तरीके, एक तो ह्यूमन सिक्योरिटी की, दूसरी ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, मानव की सुरक्षा। वो कह रहा है खतरे ये तो है ही है, इसके अलावा खतरे क्या है भाई साहब, गरीबी है, भुखमरी है, आतंकवाद है,
पर्यावरण की सुरक्षा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जिससे मानव को खतरा है और पूरे विश्व को खतरा है, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, आपका रिफ्यूजियों की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, हंगर है, ये सारे खतरे भी हमारे सामने हैं, हेल्थ एपिडेमिक्स है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो इनसे भी हमें क्या सुरक्षा चाहिए। तो रिपीट कर रहा हूं, इनमें अब क्या पूछेगा आपसे। फॉर एग्जांपल पहले बात कर टेररिज्म की। तो टेररिज्म क्या होता है? टेरर फैलाना, जिनकी सोच क्या है, टेरर फैलाना, अपनी आइडियोलॉजी कायम करना, जहां अपने कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए आतंक फैलाना। तो टेररिज्म इन धारणाओं को लेके चलता है। उसके बाद आपका हंगर, हंगर बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी, भुखमरी, भुखमरी बहुत बड़ी समस्या है देशों के लिए। खैर, जितने लोग युद्ध में नहीं मरते उससे ज्यादा लोग पूरे विश्व के अंदर एक साल में भूख से मरते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। गरीबी, गरीबी से लोग बहुत मरते हैं। युद्ध में 1000 लोग मारे गए, 10,000 लोग मारे गए, हाहाकार मच गया, लेकिन जो गरीबी और भुखमरी से लाखों लोग मर रहे हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये भी कह रहे हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए बहुत बड़ा एक। उसके बाद पर्यावरण की समस्या कह रहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर को जो लॉस हो रहा है, उससे भी लड़ना है, क्योंकि अगर यही हाल चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मानव प्रजाति के लिए बचना ही मुश्किल हो जाएगा। ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे और विश्व मानव प्रजाति को खतरा है इससे। ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है विश्व देशों के अंदर, कई जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उससे भी हमें बचना है। उसके बाद हेल्थ एपिडेमिक्स, क्या बड़ी बीमारियां हैं, सार्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, एड्स हो गया, आपका कोविड आया था, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे लड़ना है हमें, उनसे भी हमें आज़ादी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी है, बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, इससे भी सुरक्षा चाहिए। रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है, शरणार्थियों की समस्या है, कुछ देश के अंदर होते हैं शरणार्थी, कुछ बाहर होते हैं देश के, इलीगल माइग्रेंट को बोलते हैं, जो अच्छी जॉब के लिए बाहर जाते हैं और देशों में इलीगल तरीके से। तो वहां पे वो शरणार्थी तौर पर इनको कई साल जिंदगी अपने बिताने पड़ते हैं, कई को पूरी जिंदगी ही एज ए रिफ्यूजी वहां बितानी पड़ती है। तो उनकी भी समस्या है, उससे भी हमें मिलके निपटना होगा। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए वो बात कर रहा है सहयोग मूलक सुरक्षा की, जिसको हम बोलते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। अब ये क्या होता है सहयोग मूलक सुरक्षा? मीन ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर आपको अलग से पूछ सकता है, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। तो सहयोग मूलक सुरक्षा होती है जहां पे क्या है कि पूरा विश्व, क्या जो समस्या हमने पढ़ी है, जो खतरे हमने देखे हैं, उससे कोई भी एक देश अकेला नहीं निपट सकता, उससे सारे देशों को आगे आना होगा, मिलके काम करना होगा। बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े सोशल ग्रुप, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां, बड़े बड़े जो नॉवलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े एक इतिहासकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़ी जो एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उन सबको मिलके ही काम करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। और ऐसे खतरों से बचने के लिए उनको एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है, क्योंकि जो खतरे हैं उनसे कोई भी एक देश अकेला नहीं निपट सकता। तो ये था आपका सिक्योरिटी वाला चैप्टर। इसमें ज्यादातर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, भारत की रणनीतियां। चलो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है भारत की सुरक्षा रणनीतियां। तो भारत की सुरक्षा को लेके क्या रणनीतियां हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या रणनीतियां अपना रखी है, क्या कदम उठाए भारत ने। जिनमें पहला है, अगर हम 4 एरिया की यहाँ बात करते हैं, सैन्य क्षेत्र की, आर्थिक क्षेत्र की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आंतरिक सुरक्षा पर भारत ने क्या क्या फोकस किया। ये क्वेश्चन भी हम कई बार एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भारत की सुरक्षा को लेकर क्या क्या रणनीतियां हैं। तो पहले हम बात करेंगे सैन्य क्षेत्र की। सैन्य क्षेत्र में भारत ने क्या कदम उठाए हैं। पहली बात तो भारत ने अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए अपने, पहला 74 में और दूसरा 1998 में। ठीक है, 2। और आज की डेट में भारत क्या है, परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास सैन्य क्षमता भारत की बड़ी मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय आज की डेट में भारत के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, हर वो चीज शायद आज की डेट में भारत के पास है सैन्य क्षेत्र में, जो किसी और ताकतवर देश के पास है। तो परमाणु संपन्न होने के देश के साथ साथ ही भारत अपने सैन्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा एक जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है वो अपना खर्च करता है। नंबर 2 हम बात करें आर्थिक क्षेत्र की, तो आज की डेट में
अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत भी एक है। वर्ल्ड की जो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उनमें भारत भी एक है। कुल मिला के आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप भारत में शुरू हो रहे हैं। कई टॉप की कंपनियां भारत की हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे भारतीय हैं। तो भारत की इकोनॉमी आज की डेट में वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट इकोनॉमी में शुमार है और कई देशों के साथ भारत का व्यापार है। तो ये आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी भारत विकसित देशों में भी शुमार हो जाए। उसके बाद बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत योगदान देता है। बहुत सारे देशों के समूह है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत भागीदारी निभाता है अपनी, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। भारत जो है उन देशों के साथ भी अपने संबंध मधुर रखता है। उसके बाद बात करें आंतरिक सुरक्षा की, तो आंतरिक सुरक्षा में भारत ने अपने सख्त कानून बनाए हैं देश के लिए। दूसरी बात, जितने भी हमारे इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं, जो डिमांड हमारे देशों के, हमारे देश के अंदर जो डिमांड कई क्षेत्रों से उठती है, उसका समाधान भारत ने हमेशा ही लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से किया है, ना कि उन आंदोलन को, उन डिमांड्स को दबाने के बजाय भारत ने उनका जो सॉल्यूशन है बड़े ही प्यार से, बहुत ही एक सुलझात्मक तरीके से और एक लोकतांत्रिक तरीके से और नेगोशिएशन के थ्रू ही उन समस्याओं का समाधान भारत ने किया है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे बहुत जरूरी थे। तो ये भारत की रणनीतियां हैं। भारत हर क्षेत्र में ही तरक्की कर रहा है आज की डेट में। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछता है वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें जो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। पृथ्वी सम्मेलन क्या है, क्या था? देखो, पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ था 1992 में और आई थिंक 2012 में दूसरा सम्मेलन हुआ था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो 1992 है उसके बारे में इसमें दे रखा है। इस सम्मेलन में 170 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे एनजीओ थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स थे, बहुत सारे सोशल ग्रुप थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। भाग क्यों लिया था? समस्या क्या थी? पर्यावरण की समस्या थी। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पर्यावरण की चिंता है हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा जब कई देश डूब जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, होल हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए देश बहुत बड़ी मात्रा में, जो 170 प्लस देश जो थे और बाकी बहुत बड़े बड़े एनजीओ या कॉर्पोरेट या बहुत सारे सोशल ग्रुप, वो रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर इकट्ठे हुए 1992 में। इसलिए इसको रियो समिट भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। वहां सारे देश मिले और पर्यावरण के बारे में वहां पे कंसर्न उठा और वहां पे चिंताएं जाहिर हुई और वहां पे समाधान की निकालने की कोशिश भी की गई। क्लियर? ये था आपका पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ? यहाँ पे पहला जो मुद्दा उठा, मैं पहले बता दूं आपको। पहले तो एक मुद्दा उठा था ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का, जो मैंने नीचे लिख दिया क्वेश्चन, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ये क्वेश्चन 4 मार्कर आपको अलग से पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन में वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण का क्या विवाद था। विवाद दरअसल ये था कि जो पर्यावरण को नुकसान हुआ उसमें जो वैश्विक उत्तर के जो पश्चिमी देश है, विकसित देश है, उनका ये कहना था कि जो विकासशील या जो अल्प विकसित देश हैं, जो ग्लोबल साउथ जिनको कहा गया है, उन देशों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान हुआ है और हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन करते हैं। लेकिन इन देशों का तर्क क्या था कि भाई ये जो हम लोग तो अभी विकास की अवस्था में हैं, हम तो विकासशील अवस्था में हैं, हम विकसित नहीं हुए अभी, और हमारी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान नहीं हो रहा। आप तो विकसित हो चुके हो, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने ही किया है, क्योंकि आप तो विकसित हो चुके हो। आपने अपने संसाधनों का इतना दोहन कर लिया, इतना नुकसान कर दिया है कि आपके पास संसाधन बचे नहीं है। और उससे क्या है, जो भी आपने किया उसकी वजह से ही ओजोन लेयर को नुकसान हुआ। और हम तो अभी डेवलपमेंट की स्टेज में हैं, हमें तो टाइम लगेगा। तो ये वहां पे मुद्दा भी, विवाद भी उठा। चलो ये भी हो गया। किया क्या जाए अब? तो इसी सम्मेलन में जिम्मेदारियां तय की गई, जिसको बोला गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको शॉर्ट में बोल देंगे CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। ध्यान रखना, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां पृथ्वी सम्मेलन में तय की गई। अब ये क्या था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखाते हैं वहां पे। जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी सुनना मेरे से, आप समझ जाओगे क्या है ये।
पृथ्वी सम्मेलन के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें पर्यावरण को बचाना है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों? ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है। तो सबसे बड़ा इश्यू क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी, फ्रिज और चीजों की गैसों से निकलती है। तो जो भी पोल्यूशन ह्यूमन पैदा कर रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फ्यूचर में मानव प्रजाति को खतरा पैदा होने वाला है। तो उसको रोकने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में जो विवाद उठे, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, उसके बाद सोल्यूशन क्या निकाला गया, क्या किया जाए, कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। तो यहाँ पे सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई। वो क्या था भाई? जो विकासशील देश थे, जहाँ अल्प विकसित देश थे, जो ग्लोबल साउथ कहा गया, उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम तो अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं, हमें लगेगा टाइम, लेकिन हम ये मानते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग रुकनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान हमें रोकना है, हम जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। यही बात ग्लोबल नॉर्थ ने भी एक्सेप्ट करी कि भाई हम भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। तो सांझी मतलब क्या हो गया? कॉमन। दोनों ही यानी विश्व के सारे देश एग्री हो गए कि भाई हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे। तो ये हो गया सांझी, सबकी सांझी, कि सबको ही जिम्मेदारी निभानी है, परंतु अलग अलग। तो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे अलग अलग, वो क्या था भाई? इन देशों ने कहा, जो ग्लोबल साउथ के देश थे, कि भाई देखो, हम अभी डेवलपिंग स्टेज में है, हमें टाइम लगेगा, तो हमारी जिम्मेदारी तो है कि हम भी पर्यावरण को बचाएं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी आपसे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। किससे? ग्लोबल नॉर्थ से, जो विकसित देश है, आपसे जिम्मेदारी हमारी थोड़ी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो ये सहमति बन गई कि भाई सबकी साझी जिम्मेदारी है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। ये साझी सबकी है। अलग अलग कैसे है कि भाई इनकी जिम्मेदारी भी है, इनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो विकसित देश है वो बहुत बड़ी मात्रा में उन गैसों को रोकेंगे जो पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं, उनका इस्तेमाल अपने देशों के अंदर रोकेंगे एक बहुत बड़ी मात्रा में। हम भी रोकेंगे, लेकिन हम आपसे थोड़ा सा कम मात्रा में उसको रोकेंगे। तो ये था सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पृथ्वी सम्मेलन के को आधार बना के पूछेगा कि सांझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा का उल्लेख करें। तो अब क्या लिखोगे कि पृथ्वी सम्मेलन के अंदर विकसित और विकासशील या अविकसित जो देश थे उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि भाई सबको मिलकर ही काम करना है पर्यावरण को बचाने के लिए। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है ये कि वो पर्यावरण को रोके। साझी जिम्मेदारी हो गई, कॉमन हो गई। अलग अलग कैसे है कि भाई जो विकसित देश है वो बहुत बड़ी मात्रा में, और अविकसित विकासशील जो देश है वो उनसे थोड़ी कम मात्रा में अपने देशों के अंदर उन हानिकारक गैसों को, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे जो कि पर्यावरण को नुकसान कर रही है। तो यही था आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जिसका नाम है संसाधनों की भू राजनीति। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। संसाधनों की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सिस। रिसोर्सिस, जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? ये रिसोर्सिस क्या है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सिस हैं, जो भी हमें नेचर दे रही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वुड हो, जंगल है हमारे पास, जितने भी नेचुरल जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कोयला है या फिर तेल, पेट्रोल है, तेल है, जो भी हमें मिल रहा है, नेचर हमें दे रही है। तो कह रहे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसके ऊपर भी राजनीति होती है, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज जियो पॉलिटिक्स। अब ये क्या है? इसमें वो बताया कि 3 ऐसे जो संसाधन है जिनके ऊपर राजनीति होती है। पहला बता रहा है इमारती लकड़ी, जो वुड होती है, इंडस्ट्री वुड जो होती है, वो कह रहा है कि इसका इस्तेमाल मोस्टली शिप बनाने में, जहाज बनाने में होता है। इस लकड़ी का बहुत महंगी लकड़ी होती है ये। तो ये मोस्टली विकसित देशों के पास है नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब देशों पे या विकासशील देशों से हथियाने की कोशिश उनको करते हैं। तो कह रहे इसको लेकर भी राजनीति होती है। नंबर 2, पानी, जल। आपको पता कि जल का क्राइसिस बहुत ज्यादा है। कई देशों में जल को लेके, पानी को लेके विवाद है। भारत और बांग्लादेश का पानी विवाद है, भारत और पाकिस्तान का विवाद है, भारत के अलावा जो इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, उनका भी जॉर्डन जो नदी है उसको लेके विवाद है। तो इन देशों के बीच में भी पानी को लेके विवाद है। तो पानी जो है, चाइना का भी, चाइना सी को लेके जापान और चाइना का विवाद है। कई देशों के मध्य पानी को लेके विवाद है। तो जल एक ऐसी चीज है जिसको लेके कई देशों के मध्य विवाद है। तो कह रहे ये भी एक ऐसा संसाधन है, और इसको लेकर कई युद्ध भी हो चुके हैं।
तो कह रहे कि ये भी एक ऐसा संसाधन है जिसको लेके राजनीति होती है। उसके बाद आ गया तेल, यानी कि पेट्रोल, कच्चा तेल। तो कह रहे कि जो तेल है उसको लेके भी राजनीति होती है। जिन देशों के पास तेल के भंडार नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, उनको अपने संसाधनों के लिए तेल चाहिए, तो कहाँ से आएगा? उनकी नजर रहती है उन देशों पर जिनके पास इसके स्टॉक्स हैं, भंडार है इनके पास। तो उसके लिए भी कोई ना कोई तरीका देश निकालते हैं, साम दाम दंड भेद, ताकि उनके स्टॉक्स पर भी कब्जा किया जा सके। जैसा कि 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक करके किया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से, आपको याद होगा। हालांकि ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में क्या था कि अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था ताकि वहां की सरकार को हटा के नई सरकार स्थापित की जाए। इसके पीछे ये मकसद माना गया कि अमेरिका वहां के जो ऑयल के स्टॉक हैं, उसके रिजर्व हैं, उसके उस पर कंट्रोल करना चाहता था। तो इन संसाधनों को लेके भी जो राजनीति होती है उसको हम बोलते हैं संसाधनों की भू राजनीति। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं भारत का योगदान, यानी कि पर्यावरण को लेकर भारत ने क्या कदम उठाए हैं या भारत का पक्ष क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 4 मार्कर या 6 मार्कर। देखो, भारत का पर्यावरण को लेकर क्या पक्ष है या भारत ने क्या रोल प्ले किया है, ये मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करके। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल। पहली बात तो भारत जितने भी पर्यावरण को लेकर सम्मेलन होते हैं, भारत उनमें अपनी भागीदारी निभाता है और उनके नियमों को मानता है। नंबर 2, भारत ने 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उस सम्मेलन में भारत ने उस प्रोटोकॉल के ऊपर भारत ने 2002 में साइन किए थे, क्योंकि भारत ने बोला कि हमें भाई टाइम लगेगा, हम देश जो है अभी विकासशील अवस्था में। भारत और चीन ने इस पे बाद में साइन किए थे। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किए थे। ये भी पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ था 1997 में जापान के क्योटो शहर में। उसके भारत ने एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई, या कि स्वच्छ ईंधन पे भारत काम करेगा। इसको बोला गया ऑटो फ्यूल पॉलिसी, भारत सरकार ने अपनी बनाई। नंबर 3, भारत सरकार ने 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया, एनर्जी कंजर्वेशन कानून बनाया इसके लिए। उसके बाद 2003 में भारत सरकार ने एक इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम पास किया, यानी कि विद्युत अधिनियम, उसको पास किया। बायोडीजल पर भारत काम कर रहा है। एनजीटी, भारत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है एनजीटी के ऊपर है। ये देखता कि भारत में कहीं भी पर्यावरण को हानि ना पहुंचाई जाए। तो इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया 2010 में। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है ये। उसके भारत एक इकलौता देश है पूरे विश्व का जिसका अलग से एक मिनिस्ट्री है, अक्षय ऊर्जा के नाम से भारत की अपनी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है इसका। अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद भी बना के आंसर में लिख सकते हो, जैसे कि भारत जो है, भारत में सीएनजी का उपयोग होता है, सीएनजी को भारत प्रमोट कर रहा है, भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है, भारत में पॉलिथीन पर बैन किया गया है। ये कुछ छोटे पॉइंट भी हैं जहां पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर आप खींच सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप, ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। तो मैं छोटा सा पहले आपको बता दूं कि वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है। वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण। विश्व के देश जब आपस में मिलते हैं, चाहे कोई भी उनका ऑब्जेक्टिव हो, कोई ना कोई उद्देश्य तो उनका होता ही होगा आपस में मिलने का। तो जब देशों का आपस में मिलना, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो विश्व के देशों का जो पारस्परिक जुड़ाव है उसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं। उद्देश्य आर्थिक से शुरू हुए थे, लेकिन प्रभाव इसके सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में नहीं है बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है। तो यहाँ पे वैश्वीकरण की परिभाषा अगर आपसे पूछी गई, किसकी परिभाषा दी, तो आप क्या लिखोगे? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के देशों का पारस्परिक जुड़ाव, और ये क्या है? एक बहुआयामी अवधारणा है, एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 फ्लो होते हैं। वैश्वीकरण में 4 तरह के प्रवाह होते हैं। करेंसी है, कमोडिटी है, ह्यूमन है, यानी हम लोग हैं, और हमारे आइडियाज हैं, पीपल जिसको कहते हैं, ह्यूमंस और आइडियाज। इन 4 चीजों का प्रवाह होता है। व्यक्ति, वस्तु, पूंजी और विचार। इन 4 चीजों का वैश्वीकरण के थ्रू प्रवाह होता है। कैसे होता है? मान लो जब देश व्यापार करेंगे तो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करेंगे, हो गया मानव का प्रवाह, यानी व्यक्ति का प्रवाह हो गया। व्यापार करेंगे तो करेंसी का प्रवाह हो रहा है, व्यापार करेंगे तो सामान का भी आदान प्रदान हो रहा है। और आइडिया कैसे जा रहे हैं आपके? आपके आइडिया जो है सोशल मीडिया के थ्रू, जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे
चीजें हैं, ईमेल है, इंटरनेट है, इसके थ्रू आपके आइडिया भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच रहे हैं। जहां आप खुद भी जाते हो किसी और कंट्री में, वहां बसते हो जाके, तो आपके आइडिया तब भी उस कंट्री में पहुंचते हैं। तो कुल मिला के वैश्वीकरण क्या है? विश्व के देशों का पारस्परिक जुड़ाव, हम उसको वैश्वीकरण बोलते हैं। जहाँ देश आपस में मिलते हैं, चाहे कुछ भी निर्भरता हो, कुछ भी उनके ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी उद्देश्य हो, उसको लेकर जब देशों का आपस में मिलते हैं, उनको बोलते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका प्रभाव संस्कृति पे, राजनीति पे और आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। और वैश्वीकरण में 4 तरह के फ्लो होते हैं, प्रवाह होते हैं: वस्तु, व्यक्ति, पूंजी और विचार। क्लियर? ये तो आपकी डेफिनेशन है इसकी। अब वैश्वीकरण के कारण क्या है? वैश्वीकरण हुआ क्यों? तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं। वैश्वीकरण कोई नई ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं हो रहा। कई साल पहले भी हमें इतिहास में ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जहां ये साबित होता है कि पहले भी देश आपस में व्यापार करते थे। लेकिन उस समय और आज के समय में बहुत फर्क है। पहले बहुत लंबी लंबी दूरी कई कई सालों में तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, ट्रांसपोर्ट के मीन्स इतने अपने आप के इतने फास्ट हो चुके हैं कि आप कुछ ही मिनटों में किसी और देश में पहुंच सकते हो। तो वैश्वीकरण के कारण क्या है? दो कारण में क्या है? पहला तो डिपेंडेंसी है, यानी देशों की आपसी जो निर्भरता है वो उनको करीब ले आई है। तो पहला कारण तो यही है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि देशों के दायरे सिमट गए हैं। एक देश से दूसरे देश में कुछ घंटों में ही आप किसी भी देश में पहुंच सकते हो। तो इससे क्या हो गया? आपस में मिलना आसान हो गया, व्यापार करना आसान हो गया। तो क्या है? टेक्नोलॉजी आने से वैश्वीकरण हुआ। अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या आप देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कह लो, आप जैसे कि आपका इंटरनेट है या आपका ईमेल है, ये इंटरनेट से तो पूरा विश्व आपस में जुड़ गया। फोन, आपका मोबाइल फोन हो गया, आप यहाँ बैठे हो, फोन मिलाओ और वर्ल्ड के किसी भी कोने में रियल टाइम पे आप बात कर सकते हो। फिर आज अब तो फेस टू फेस भी आप उससे बात कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो चुकी है कि आज विश्व का जुड़ाव जो है इतना इतना आसान हो गया कि पूरा विश्व आपस में मिल चुका है। हमें बॉर्डर पार जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में बैठ के ही किसी भी कंट्री के देश के व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी आज इतने एडवांस हो चुके हैं कि कुछ ही मिनटों में आप किसी और देश में पहुंच सकते हो। तो ये थे वैश्वीकरण के कारण, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस सबसे संभव हुआ वैश्वीकरण। अब अगला क्वेश्चन जो पूछता है आपसे, वो पूछता है वैश्वीकरण के प्रभाव। तो वो कौन से? पहला है आपका इकोनॉमिक, इसके जो इफेक्ट पड़ते हैं। क्या ना, ग्लोबलाइजेशन होने से इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों लिखना है। यहाँ एक बात ध्यान देना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों की चर्चा करो, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं। अगर पूछा है कि वैश्वीकरण के आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखो, तो आपको सिर्फ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इसके इंपैक्ट ही आपको लिखने हैं। अगर नेगेटिव पूछे हैं तो नेगेटिव लिखने हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा है आपको वैसा ही लिखना है। अगर नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव ही आप एक्सप्लेन करोगे, पॉजिटिव एक्सप्लेन नहीं करोगे। पॉजिटिव पूछे तो पॉजिटिव ही लिखोगे, नेगेटिव एक्सप्लेन नहीं करोगे। अगर सिर्फ इफेक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा कि वैश्वीकरण के प्रभाव, आर्थिक प्रभाव लिखिए, तो आप दोनों ही एक्सप्लेन करोगे। क्लियर? तो बात करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की। अगर हम पहले बात करें इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे, तो देखो, वैश्वीकरण होने से पहली बात क्या हुई कि देशों के मध्य व्यापार बढ़ा, रोजगार बढ़ा। जब बड़ी कंपनी आने लगी, सेटअप लगाई, तो रोजगार बढ़ने लगे, लोगों के पास प्रोडक्ट की चॉइस बढ़ गई। पहले कुछ टाइम पहले कुछ ही लिमिटेड कंपनियों के फोन आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज की डेट में मार्केट भरी पड़ी है। आपको जो अच्छा लगता है आप छांट लो, बहुत कम कीमत पे। मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट आपको मिलने लगे। कंपटीशन बढ़ा मार्केट के अंदर, लोगों की चॉइस बढ़ गई, बहुत उम्दा कीमत पर लोगों को अच्छी वस्तुएं मिलनी शुरू हो गई। छोटी छोटी कंपनियां भी मल्टीनेशनल कंपनियां बनने लगी। बड़ी बड़ी कंपनी जब किसी देश के अंदर सेटअप लगाती हैं, तो कई बार छोटी कंपनी उनसे कम्पीट करती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। तो देश की आर्थिक प्रगति भी होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है। तो ये पॉइंट जो है आप इसमें लिखोगे कि भाई ये इसके आर्थिक सकारात्मक प्रभाव हैं। अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं? पहली बात तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो कई बार छोटी कंपनियां उनसे कम्पीट नहीं कर पाती, वो डूब जाती हैं। नंबर 2, अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो अमीर लोग हैं उनको ही बेनिफिट हुआ, गरीब आदमी को उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें
ये बोला गया कि अमीर और गरीब का फासला बढ़ जाता है। तो कई वामपंथी संगठन भी इसका विरोध कई बार करते हैं। तो ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा कि सबको इसका फायदा, हर तबके को इसका फायदा वैश्वीकरण का नहीं मिल पाता है। ठीक है, उसके बाद आओ वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। कल्चर पे वैश्वीकरण का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे। वो कहता कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं, जब हम किसी और कंट्री के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम हमारा अपना कल्चर भी उससे रिच होता है। हम जब हमारा कल्चर और कल्चर से मिलता है तो वो रिच होता है। आप देखो, हम भारत के अंदर जीन्स के साथ कुर्ता भी पहनते हैं, दोनों कल्चर को हमने मिला दिया तो हमारा कल्चर रिच हो गया। जब हम और कल्चर के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कई बार इस हद तक चले जाते हैं कि हम दूसरा कल्चर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और हम पश्चिमी संस्कृति को ही अपनाते जा रहे हैं, जो हमारी सभ्यता का नाश करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो हमें अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना और हमें और कल्चर से हमें जो अच्छा सीखने को मिलता है हमें वो सीखना है, लेकिन हमें अपने कल्चर को भी छोड़ना नहीं है। तो कल्चर पे भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद आ गया इसके राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, तो यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि भाई राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने लगा है वैश्वीकरण का। क्यों कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी देश के अंदर आती हैं तो वो राजनीति में सरकारों के ऊपर दबाव डालती हैं और ताकि वो सरकारें उनके फेवर में पॉलिसीज बनाए। सरकार कमजोर होती जा रही है। सरकार कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर इतना है जितना उस देश का पूरे उस देश की जीडीपी नहीं है। तो ऐसी कंपनियां जो किसी देश में सेटअप लगाती है तो कहीं ना कहीं वो उन देशों की सरकारों को कमजोर भी करती हैं। उसके बाद ये कहा गया कि सरकारों का ध्यान सिर्फ अब मार्केट की तरफ हो गया है, वो जनता की भलाई वाले काम नहीं कर रही, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है उसका ध्यान सिर्फ पुलिस प्रशासन को देखना ही है, कानून व्यवस्था देखना है। उनका आम जनता की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं रह गया, उसका सारा ध्यान मार्केट इकोनॉमी पे है, कंपटीशन पे है। तो ये राजनीति पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। अब पॉजिटिव क्या पड़ा है, एक्सपर्ट का ये माना कि भाई नेगेटिव तो आप बोल रहे हो लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट भी इसके राजनीति पर इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। वो क्या है, कह रही जो आज टेक्नोलॉजी आ गई उससे सरकार इतनी मजबूत हो गई, कुछ ही मिनटों में कोई भी डाटा सरकार आसानी से निकाल सकती है, निगरानी रख सकती है, हर काम उसके लिए बड़ा ही आसान हो गया है। तो ये थे वैश्वीकरण के राजनीतिक पे सकारात्मक प्रभाव। एक सलाह वो यहाँ दे रहा है कि जो सरकारें मुंह मोड़ रही हैं आम जनता की से, जो आम जनता की भलाई वाले कामों से या सारा ध्यान मार्केट में लगा रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जो गरीब लोग हैं, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, उसकी सरकार को उनके लिए सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर से आपको अलग से पूछ सकता है, सामाजिक सुरक्षा कवच क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का ये माना कि वैश्वीकरण से क्या होता है, समाज जो सरकारें हैं उनका ध्यान सिर्फ मार्केट इकोनॉमी पे हो गया है। तो जो सरकार जो देश के जो वो वर्ग हैं जिनकी तरफ जो वंचित वर्ग हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे लोगों की तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार इनको सामाजिक सुरक्षा कवच यानी कि सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाए। इनका खाना, इनका रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है, इनकी हेल्थ एजुकेशन, उस पर सरकार फोकस करे और इनको वो कमी ना आने दे। और फिर सरकार जो मर्जी करे, सरकार आर्थिक क्षेत्र में कितना भी काम करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे आपके वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव। देखो मैंने हो सकता कुछ पॉइंट छोड़ भी दिए हों, स्किप कर दिए हों, तो लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको भी करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आओ आप वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछता है। तो कई देशों के अंदर वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी होता है, खासकर भारत की बात करें। यहाँ 2 क्वेश्चन है, भारत एवं वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या वैश्वीकरण का प्रतिरोध, इसका विरोध क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे देश जो है वैश्वीकरण का विरोध भी करते हैं। उनका ये कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आने से क्या हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां आने से जो लोकल जो ट्रेडर हैं उनके बिजनेस डूब रहे हैं, लघु उद्योग नष्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित देश विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए। फिर संस्कृति पे भी इसका नुकसान हो रहा है।
देशों की संस्कृतियां नष्ट हो रही हैं, लोग पश्चिमी संस्कृति को ज्यादा अपनाते जा रहे हैं, भारत की अगर बात करें तो, ठीक है। उसका राजनीति में सरकारें कमजोर हो रही है, सरकार का ध्यान सारा मार्केट पे चला गया, सरकार समाज भलाई के कामों से दूर भाग रही है, सरकार के काम करने की क्षमता में कमी आई है, तो वैश्वीकरण का इन मुद्दों को लेकर प्रतिरोध भी होता है। ये कुल मिला के अगर बात करूँ, अगर भूल भी जाओ एग्जाम में, तो इन तीनों के नेगेटिव पॉइंट आप लिख देना, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद आओ भारत और वैश्वीकरण। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत एवं वैश्वीकरण। देखो, भारत ने 1991 में जब भारत लेके आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले कि आओ हमारे देश में व्यापार करो। उसके बाद भारत ने एक अपनी आर्थिक प्रगति की रफ्तार पकड़ ली और आज की डेट में भारत वर्ल्ड की टॉप 5 जो इकोनॉमी है उनमें भारत शुमार है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने 1991 में अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और आज की डेट में भारत कई देशों के साथ भारत का व्यापार है, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, और कुल मिला के बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की मल्टीनेशनल है, वर्ल्ड के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन में बहुत सारे भारतीय भी हैं। तो वैश्वीकरण से भारत को बहुत फायदा भी हुआ है, लेकिन भारत के अंदर भी वैश्वीकरण का प्रतिरोध होता है। बहुत सारे वामपंथी संगठन जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को शक की नजर से देखते हैं। उनका ये कहना है कि इससे क्या है, ये सिर्फ शोषण ही करना है, इनका उद्देश्य सिर्फ शोषण करना ही है, और गरीब और मजदूर और किसान जो है उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। वर्ल्ड जो WTO है उसको भी शक की नजर से वो देखते हैं। उसके अलावा भारत के अंदर जो है संस्कृति के नाम पे इसका विरोध भी होता है, जो पश्चिमी परिधान है उसका विरोध होता है, या फिर जो खान पान है विदेशी उसका भी विरोध भारत के अंदर होता है। तो कुल मिला के भारत के अंदर वैश्वीकरण तो है ही, भारत को फायदा भी मिला है, लेकिन कुछ चीजों को लेके विरोध भी भारत के अंदर वैश्वीकरण का होता है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे सुपर 30, जो टॉप क्वेश्चन थे हर चैप्टर में से। मैंने यहाँ पे लॉन्ग आंसर करा दिया आपको, मोस्टली लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर क्या है, मैंने आई थिंक सिलेबस ऑलमोस्ट आपको करवा दिया है। 1 मार्क 2 मार्क छोटे मोटे जो बच्चे हैं आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चन आपको करवा दिए। कोशिश करूंगा 1 मार्कर करवाने की, अगर टाइम मिल पाए तो। 22 को पेपर है आपका, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको फर्स्ट बुक के मैंने ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप बड़े ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को सुनोगे, आंसर को सुनोगे, समझोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे और एग्जाम में कुछ ना कुछ आप गारंटेड लिख कर आओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना बेस्ट एग्जाम के अंदर दे पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपको इन्हीं क्वेश्चन में से वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना दे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना दे। तो अगर आपने इनको समझा है, सुना ध्यान से, तो आप खुद बना के भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का या स्किल बेस्ड क्वेश्चन का या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल आपका सेकंड बुक के भी सुपर 30 का मैं वीडियो बना दूं, और ये दोनों वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और आपका उसके बाद कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं उन क्वेश्चन को भी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।